सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई, आप सभी का इंतजार खत्म होता है। एसएससी सीजीएल 2024 के सारे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस प्रीलिम्स के जो एग्जाम में आए थे 36 की 36 शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो मेरे भाई, पूरी वीडियो देखिएगा लास्ट तक। एकदम बेसिक से और बढ़िया लेवल तक के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। हर तरीके के क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन को बड़े बेसिक से और अच्छे से समझाएंगे। उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको भी डिस्कस करेंगे अच्छे से। बाकी अगर आपको एक ही वीडियो के अंदर सारे सेट्स देखने हैं तो आप रैंकर्स गुरुकुल पे जाके देख सकते हैं। मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। 36 के 36 शिफ्ट एक ही सेट के अंदर हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है, एक वीडियो के अंदर। बाकी मेरे भाई, ये वीडियो तो अभी शुरू करूंगा ही, लेकिन आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूंगा कि जब प्री का पेपर होने वाला था उससे पहले हमने लगातार धुआंधार कुछ मैराथन्स लिए थे। एक हमारा ये वीडियो था कंप्लीट वन शॉट इंग्लिश, यानी कि एक ही वीडियो के अंदर सारे गोल्डन रूल्स कवर करे थे। कंप्लीट इंग्लिश को कवर करा था एक वीडियो के अंदर। मेरे भाई, इस वीडियो की खास बात ये रही कि जितने भी आपके ग्रामर के क्वेश्चन आए कोई भी इस वीडियो से बाहर नहीं आया। एक सिंगल क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं आया। और इसी वीडियो पे बेस्ड हमने एक तैयार करी थी आपकी किताब फॉर्मूला बुक, इंग्लिश फॉर्मूला बुक। ये छोटी सी पॉकेट रॉकेट किताब आपकी ये तैयार की थी। तो इस किताब से भी सारे क्वेश्चंस आए हैं और शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस में हमने रूल नंबर भी मेंशन किया है ऑथेंटिसिटी के लिए। कुछ ही क्वेश्चंस में किया है शुरुआत के, लगातार शिफ्ट वाइज चले हम और शिफ्ट वाइज जितने शुरुआत के क्वेश्चन आप देखोगे हर क्वेश्चन वहीं से है। तो बाकी के सब में ना करके कि बहुत ज्यादा दिखावा ना लगे, इसीलिए सब में हमने लास्ट तक नहीं करा है, ठीक है। तो ये वीडियो आपने देखी होगी, बहुत बेहतरीन वीडियो है भाई। अगर नहीं देखी है तो देख लेना। आपका एमटीएस का पेपर है चाहे किसी का भी है, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। साथ ही साथ में ये वाली वीडियो अपलोड हो चुकी है, अभी जस्ट अपलोड हुई है। तो 36 शिफ्ट पूरे के पूरे सोल्यूशन मिल जाएंगे। इसके अलावा हमने पहले एमटीएस वगैरह के भी ये क्वेश्चन कराए थे आपके बेसिकली। तो बहुत सारी चीजें आपके लिए कराई थी। अच्छा, क्लोज टेस्ट को मुश्किल 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 कर रहे थे बच्चे सीजीएल वाले, ये वीडियो मैंने कराई थी। जिसने ये वीडियो देखी होगी ना क्लोज टेस्ट की, उसका क्लोज टेस्ट गलत नहीं हुआ होगा, ये पक्की बात है। पूरी मैराथन थी। सेम ऐसे ही पीक्यूआरएस की एक मैराथन थी। पीक्यूआरएस का तो गलत होने का चांस ही नहीं बनता है। मतलब आप गलत करना चाहो तो भी गलत नहीं कर पाओगे सीजीएल में जिस तरीके के पीक्यूआरएस आए। अगर आपने मेरी वो मैराथन देखी थी कंप्लीट पीक्यूआरएस वाली, सो बहुत अच्छी वीडियो थी वो भी पीक्यूआरएस की। अगर वो देखी थी तो मजा ही आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलो भाई, शुरुआत करेंगे अब हम आज की क्लास की। और शुरुआत करके एक बार फिर बता देता हूं कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका भी अगले जिस भी एग्जाम में आप बैठने वाले हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर से ना आए, तो किताब आज ही मंगा लीजिए। 2.5 से 3 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं पूरी किताब को। और भाई बहुत बेहतरीन कंटेंट है, मतलब खतरनाक लेवल का। इस किताब को पूरा का पूरा हम एक चैनल पर पढ़ा भी रहे हैं। हमारा चैनल है प्रशांत सोलंकी कॉन्सेप्ट्स करके। वो चैनल डेडिकेटेडली कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने के लिए आपको बनाया गया है। उस चैनल पे एक एक करके सारे रूल्स को पढ़ाते हैं, एक एक एग्जाम्पल को डिटेल में समझाते हैं। इस किताब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलरेडी हमने कई सारी वीडियोस डाल दी हैं और भी डाल रहे हैं। डिटेल में पूरी बुक को हम पढ़ा रहे हैं, तो इस बुक को वहां पे पढ़ाया जा रहा है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, शुरुआत करेंगे क्लास की। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है एरर डिटेक्शन का। मिस्टर अविलास एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट। मिस्टर अविलास एंड हिज फैमिली, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। क्योंकि एक से ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो ये आपका बेसिकली कैसी वर्ब लेगा, प्लूरल। ये रूल नंबर 1 है हमारी पॉकेट रॉकेट का। तो प्लूरल वर्ब आपकी, ठीक है, हैव के बाद में आपका रिसीव्ड आ रखा है। ये स्ट्रक्चर हमने टेंस जहां पे समझा रखे हैं, लगभग 50-55 के करीब में रूल होगा, वहां पे दे रखा है हैव रिसीव्ड। मतलब हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आ गई। क्या रिसीव किया है भाई, नो इन्फॉर्मेशंस। अब जैसे ही आप देखते हैं, देखो हमने नो के यूसेज भी समझा रखे हैं और इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रखा है कि इन्फॉर्मेशन आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। आपने को पढ़ा भी रखा है, हमने कितनी बार ये चीज हमने कवर करी है। सो इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। नो का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन मतलब सिंगुलर नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ, सबके साथ कर सकते हैं। तो नो आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाए। इन्फॉर्मेशन के साथ में प्रपोजिशन आपकी अबाउट आती है और किसके बारे में भाई, द इंसिडेंट, एक डेफिनेट इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल द भी आपका एकदम करेक्ट है। कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, आप कहोगे सर सेकंड पार्ट में एरर है, यही आपका करेक्ट आंसर है। ये रूल नंबर 15 है हमारी पॉकेट रॉकेट किताब का, जाके चेक कर सकते हैं। शुरुआत के कुछ रूल्स बताऊंगा बस, उसके बाद में बंद कर दूंगा, चिंता ना करना। माई ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे। ये पहली ही शिफ्ट के पेपर चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने शुरुआत में वो वाले सेट रख लें, ध्यान रखना है ना। तो माई ब्रदर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, परफॉर्म्ड आपका बेसिकली वर्ब है। और कैसा परफॉर्म किया उसने, तो उसने अच्छा परफॉर्म किया। मेरे भाई परफॉर्म आपकी वर्ब है और वर्ब के बारे में बताना चाह रहे हैं, कैसा परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया।
जब हम वर्ब के बारे में कोई जानकारी देते हैं तो उसकी जानकारी एडवर्ब से देते हैं, और हमने अच्छे से समझा रखा है कि गुड एडजेक्टिव होता है और वेल आपका एडवर्ब होता है, तो वेल आपका यहाँ पे यूज कर लेंगे आप, तो वेल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको एडवर्ब की जरूरत है ना कि एडजेक्टिव की। रूल नंबर 128 में ये समझाया गया है कि गुड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, वेल क्या होता है, वो भी एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है। वेल जब एडजेक्टिव होता है तो वेल बेसिकली हेल्थ के सेंस में आता है, आई एम वेल, मैं ठीक हूं, यानी मेरी हेल्थ ठीक है। आई एम गुड यानी कि मैं एक अच्छा आदमी, ऐसा कहना चाह रहा हूं मैं अगर ये कहूं राधिका इज गुड, इसका मतलब है मैं राधिका की तारीफ कर रहा हूं, राधिका अच्छी लड़की है, ठीक है। और लेकिन अगर मैं ये कहूं कि राधिका इज वेल, इसका मतलब है मैं आपको बता रहा हूं कि राधिका ठीक है, कोई दिक्कत मत लो आप, है ना। सो ये बेसिकली अगर कोई आपसे पूछता हाउ आर यू, तो आप कहोगे कि आई एम गुड, मतलब आई एम वेल, बिकॉज आई एम वेल का मतलब है आपकी हेल्थ अच्छी है, आप कैसे हैं, सो आई एम वेल। तो इस तरीके से हम जवाब दे रहे होते हैं। अक्सर करके वो आदत होती है हम आई एम गुड बोल देते हैं, जो कि गलत होता है, ठीक है, ध्यान देंगे। तो गुड बेसिकली एडजेक्टिव होता है, आपके कैरेक्टर को बताता है। वेल आपका एडजेक्टिव जब होता है तो आपकी हेल्थ को बताता है, और वेल बाकी एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है कि कोई काम अच्छे से करना। सो माय ब्रदर परफॉर्म्ड, हाउ, कैसे परफॉर्म किया उसने, वेल। और कितना वेल, तो एक एडवर्ब को डिफाइन करने के लिए एक और एडवर्ब आ रखा है, एक्सट्रीमली, ठीक है। और कहां पे भाई, सो इन प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है टेस्ट। भाई टेस्ट हम यही तो कहते हैं, हिंदी में भी हम बोलते हैं टेस्ट में हमने अच्छा परफॉर्म किया, टेस्ट में, यानी कि यहाँ पे इन इसलिए आ जाता है क्योंकि हम टेस्ट में शामिल थे। इंक्लूजन का सेंस दिखाने के लिए, इंक्लूडेड का सेंस देने के लिए इन आता है, तो इन द टेस्ट आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन से टेस्ट की बात कर रहे हैं, क्लास टेस्ट की। ये आर्टिकल द क्यों आया, क्योंकि एक डेफिनेट टेस्ट है, डेफिनेट है, ये कैसे पता चला, आपको बड़े अच्छे से समझा रखा है हमने, रूल नंबर शायद 35-6 होगा कुछ, जहां पे ये समझा रखा है कि किसी नाउन को डिफाइन कैसे करते हैं। किसी नाउन के पीछे जैसे हमने एक पार्टिसिपल लगा दिया, नाउन को डिफाइन कर दिया, डिफाइन कर दिया डेफिनेट हो गया, डेफिनेट कर दिया तो आर्टिकल था आपका करेक्ट है। और कब हुआ था भाई, हेल्ड, कब हुआ था, यस्टरडे। तो ये हेल्ड आपकी वर्ब नहीं है यहाँ पे, ये आपका पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है। टेस्ट की बात कर रहे हैं हम, कौन से टेस्ट की बात कर रहे हैं, इन द क्लास टेस्ट, विच टेस्ट, वो वाला टेस्ट जो कल हुआ था, तो क्लास टेस्ट को डिफाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब है हम आसानी से कह सकते हैं कि हेल्ड यहाँ पे पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव के तरीके से काम कर रहा है, टेस्ट को डिफाइन कर रहा है। क्योंकि टेस्ट को डिफाइन कर दिया गया, पोस्ट मॉडिफाई कर दिया गया, इसीलिए इसके साथ में आर्टिकल दा रखा है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन से पार्ट में एरर है, तो आप कहोगे सर इस वाले पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, एवरी स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल डिसाइडेड टू ट्रेवल टू दिल्ली टू विटनेस द रिपब्लिक डे परेड। आसान क्वेश्चन है। ईच एवरी का यूज हमने शुरुआत में बता रखा है आपको कि ईच एवरी कुछ भी आ जाए तो फिर ये तो कई जगह पे आ जाता है आपका, कभी डिटर्मिनर में भी आ जाता है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट में भी आ जाता है। सो एवरी के साथ में सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए एवरी स्टूडेंट लिखते हैं, ना कि एवरी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो एवरी स्टूडेंट कहां पे मेरे भाई, इन द हॉस्टल, हॉस्टल में। डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, डिसाइड के बाद में इन्फिनिटिव आ रखा है, टू ट्रेवल, कहां के लिए ट्रेवल कर रहे थे, तो प्लेस को बताने के लिए, डेस्टिनेशन को बताने के लिए टू प्रीपोजिशन आता है, और ये भी अच्छे से समझा रखा है रूल नंबर 151 में, ठीक है। सो टू दिल्ली, और क्यों किया, पर्पज को बताने के लिए इन्फिनिटिव आ रखा है, टू विटनेस, ये बात भी बता रखी है कि पर्पज को बताने के लिए इन्फिनिटिव आता है ना, टू विटनेस, और क्या विटनेस करना है, द रिपब्लिक डे परेड, तो रिपब्लिक डे परेड को, ठीक है। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि कौन से पार्ट में एरर था आपका, पार्ट ए में ही एरर था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 31 में ये हमने कवर करा हुआ है पॉकेट रॉकेट के, ठीक है। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, अगला जो आपका क्वेश्चन है, दैट इज बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैड ग्रेजुएटेड। देखो बहुत स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन है। बाई आपका डेडलाइन ऑफ टाइम देता है, डेडलाइन ऑफ टाइम है, तो इसके आगे बेसिकली ये जो नेक्स्ट ईयर लिख रखा है ये फ्यूचर है। सो बाई से पता चल रहा है कि टाइम की डेडलाइन है, ये फ्यूचर है, फ्यूचर की डेडलाइन, टाइम की डेडलाइन अगर दे रखी हो तो परफेक्ट टेंस आता है, और फ्यूचर की डेडलाइन है तो फ्यूचर का परफेक्ट टेंस आएगा। फ्यूचर का परफेक्ट टेंस लगाने के लिए सब्जेक्ट आता है, विल सेल आता है, उसके बाद में हैव आता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पे हैव ना लगा के हैड लगा रखा है, तो यही आपका एरर है यहाँ पे, तो हैव आ जाएगा, ठीक है। सो हैव ग्रेजुएटेड, ठीक है, फ्रॉम कॉलेज, और किसकी बात कर रहे हैं, कहां से ग्रेजुएट हुआ होगा, कॉलेज से। कॉलेज आपका आ गया, कॉलेज आपका क्या है, जनरल सेंस में यूज हुआ है, तो आपका बेसिकली यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आया, एंड आपका क्या है, प्रीपोजिशन, सॉरी कंजंक्शन है। इसके बाद में स्टार्टिंग आ रखा है, ये मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इसी चैनल पे सेपरेटली कि ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे स्टार्टिंग की जगह पे स्टार्टेड आना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड में वर्ब की फॉर्म सेम रहनी चाहिए। आगे हम कैसे भी करके उसको कॉन्टिन्यूस नहीं दिखा सकते हैं, तो आईएनजी नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे, इसलिए हमें यहाँ पे स्टार्टेड लिखना चाहिए। तो ये एक एसएससी का ऐसा क्वेश्चन था जो कि बेसिकली गलत एसएससी ने करा रखा है, इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का भी, कि किस तरीके से क्वेश्चन आपका गलत है, ठीक है। और क्या स्टार्ट कर चुका हूंगा मैं, माई फर्स्ट जॉब, और कहाँ पे भाई, इन द फील्ड, फील्ड के साथ में इन प्रेपोजिशन आता है, और किस चीज के फील्ड में, मार्केटिंग के फील्ड में, ठीक है। तो ये आसानी से आप मार्क कर सकते हैं कौन से पार्ट में। एसएससी ने जो मेजर, क्योंकि ये ब्लंडर है एकदम पूरा, अगर ये ब्लंडर है तो इसी को हम मार्क कर देंगे, इस वाले पार्ट में एरर था।
वैसे कायदे से यहाँ भी इस वाले पार्ट में बीच में एरर होना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपका बेनिफिट टू ऑल होना चाहिए, अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, आई आर डांसिंग विथ माई हस्बैंड एट माई सिस्टर्स वेडिंग। जैसे आप देखोगे भाई ये तो रूल नंबर 1 ही दे रखा है हमने, है ना। सो आई के साथ में आर का प्रयोग करना पॉसिबल नहीं है। आई के साथ में हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, आई के साथ में बेसिकली एम का प्रयोग होना चाहिए। हालांकि मैं तो ये भी कहूंगा कि यहाँ पे एम उतना बेहतर आंसर नहीं है, क्योंकि ये ऐसे जो बातें हम बताते हैं ना, तो प्रेजेंट में नहीं, मैं ये थोड़ी ना कहूंगा कि मैं डांस कर रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ में अपनी बहन की शादी में। ये बात डांस करते करते किसी को क्यों बताएंगे, समझ रहे हो, डांस करते करते क्यों बताएंगे। जनरली ये बातें पास्ट में कही जाती हैं, तो आई वॉज डांसिंग कहना यहाँ पे बेटर आंसर होता। आई वॉज डांसिंग विथ माई हस्बैंड, और कहाँ पे, एट माई सिस्टर्स वेडिंग, अपनी सिस्टर की शादी में। हम किसी को बता रहे हैं कि हम कहाँ थे, तो हम ये कर रहे थे, ठीक है। सो वॉज इज द बेटर आंसर, क्योंकि आप खुद से देखो आई एम डांसिंग अगर हम कह रहे हैं, इसका मतलब है कि मैं अभी डांस कर रही हूँ। और डांस करते करते किसी को क्यों बताएंगे कि मैं तो देखो पति के साथ में अपनी बहन की शादी में डांस कर रही हूँ। अगर किसी को ये बताएंगे तो सामने वाले को तो पता ही होगा तुम डांस कर रहे हो, वो तो देख ही रहा है तुमको। अब आपका एक मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको सिर्फ फोन पे किसी को बता रहे हो। जनरली अगर फोन पे आप बता रहे हो, नाचते नाचते थोड़ी ना बताओगे यार, डांस वांस के टाइम पे फोन वन साइड रखते थे, ठीक है। सो जनरली हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे वॉज आपका बेटर आंसर है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, क्योंकि नाचते नाचते किसी को ये बात क्यों बताएंगे। और फिर ये भी बताना कि मैं अपनी बहन की शादी में, नहीं तो बहन की शादी में तो सब सामने वाले को पता ही होगा आप बहन की शादी में आए हो, तो ये कहने की जरूरत नहीं है। तो बेटर आंसर आपका यहाँ पे वॉज होता। अब आप कहोगे सर इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है, सिंपल आई के साथ में आर गलत है, इतने से काम क्यों नहीं चला लेते हम लोग। मान लीजिए यही इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन होता और एक ऑप्शन में एम होता और एक में वॉज होता, फिर आप कहते कि सर जी ये बातें बताया करो, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ जाता है ना। जब तक नहीं आ रहा है तब तक आप कह रहे हो क्या जरूरत है इतना पढ़ने की, सिंपल सा तो क्वेश्चन है, आई के साथ आर गलत है, ठीक है। एरर डिटेक्शन है, पेपर में भी आपको इतना ही सोचना था, मार देना था। बट अभी तो पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, सीखने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, तो जितना ज्यादा सीख लोगे उतना बेहतर आप लोगों के लिए आगे रहेगा जब आप पेपर में बैठोगे, ठीक है। सो कौन से पार्ट में एरर है, फोर्थ पार्ट में। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन आपके सामने है, द टी एट दिस कैफे इज बेस्ट देन एट द कोस्टा कैफे इन आवर ऑफिस। जैसे ही देखोगे द टी सब्जेक्ट है, एट आपका प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है दिस कैफे, इज वर्ब आ गई और बेस्ट देन कर दिया। भाई आपको बहुत अच्छे से हमने लिख रखा है कि अगर देन लगा रखा हो तो उसके साथ में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, ना कि सुपरलेटिव। सो देन के साथ में बेस्ट नहीं बेटर आएगा, और गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर होती है, गुड की सुपरलेटिव आपकी बेस्ट होती है, ठीक है। और कहाँ की बात कर रहे हैं, किससे कंपैरिजन है, एट द कोस्टा कैफे इन आवर ऑफिस, जो हमारे ऑफिस में है कोस्टा कैफे, उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। हालांकि यहां पे भी ना देन द वन लगाना ज्यादा अच्छा रहता है कि हम उस वाली कॉफी से कंपेयर कर रहे हैं, देन द वन एट द कोस्टा कैफे, ठीक है, बेटर रहता है। देन द वन यानी कि देन द टी, उसकी बात कर रहे हैं, या फिर देन दैट एट लिख देते हैं, ठीक है, या तो द वन एट लिखते हैं या दैट एट लिखते हैं, तो बेटर आंसर होता, कंपैरिजन आपका थोड़ा सा और लॉजिकल बन जाता है। बाकी ठीक है, आगे देखेंगे। आफ्टर द कंसर्ट वॉज ओवर दे गो टू अ रेस्टोरेंट, हैड डिनर टुगेदर एंड टॉक्ड अंटिल मिडनाइट। अब देखो यहाँ पे पास्ट का रेफरेंस ये रहा, पास्ट का रेफरेंस ये रहा, पास्ट का रेफरेंस ये रहा। जब इतने सारे पास्ट के रेफरेंस दे रखे तो बीच में एक वर्ब को आप प्रेजेंट में नहीं लिख सकते हो, तो इस वर्ब को गो की जगह पे क्या लिख देना चाहिए, आपको वेंट लिख देना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो आप देखोगे आफ्टर आपका एक क्या है, कंजंक्शन है, एक सब्जेक्ट आ जाएगा द कंसर्ट, वॉज आपकी वर्ब है, ओवर आपका बेसिकली यहाँ पे एक तरीके से एडवर्ब के तरीके से यूज होता है, ठीक है। जब कंसर्ट, या एडजेक्टिव भी मान सकते हैं आप इसको, यहाँ पे जब कंसर्ट ओवर हो चुका था, ठीक है। सो दे एडजेक्टिव है, नॉट एडवर्ब, है ना। दे आपका क्या है, सब्जेक्ट है, फिर आपकी वेंट वर्ब है, क्यों, क्योंकि आगे पास्ट में बात चल रही है, तो वेंट यानी कि V2 आ जाएगा। कहाँ पे गए थे, तो डेस्टिनेशन को बताने के लिए टू प्रेपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट आ गया अ रेस्टोरेंट। हैड डिनर, उन्होंने डिनर किया, कैसे डिनर किया था, टुगेदर, टुगेदर आपका एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। एंड कंजंक्शन आ जाएगा। टॉक्ड बेसिकली आपका क्या है, V2 है। अंटिल, अंटिल यानी कि कब तक, तो मिडनाइट तक। अब देखो यहाँ पे एक चीज और जो ध्यान देने वाली है,
जैसे यहाँ से सेंटेंसेस को हमने जोड़ा है, एक वर्ब है आपकी वेंट, एक है हैड, एक है टॉक्ड। तो जब तीन चीजों को जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, लास्ट वाले से पहले तो एंड लगा देते हैं, लेकिन सेकंड नंबर वाले से पहले कॉमा लगा के काम चला लेते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे किया गया है, तो आप आसानी से कह सकते हो सेकंड पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड पावर विल रिप्लेस्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कभी भी मॉडल के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते, कोई भी मॉडल हो उसके साथ में वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ये आपका सब्जेक्ट है, लाइक प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा सोलर एंड विंड पावर, ये दोनों इसके ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। ठीक है, विल आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या था, सोर्सेज, ये सब्जेक्ट था। तो विल आपका हेल्पिंग वर्ब है, विल के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आपको लगानी चाहिए, तो रिप्लेस आपको लिखना चाहिए, ना कि रिप्लेस्ड, क्योंकि रिप्लेस्ड आपका V2 होता है। रिप्लेस करना यानी बदलना। किस चीज को रिप्लेस करेंगे, ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स को, एंड और एंड कंजंक्शन आ गया, एंड के बाद में वर्ब है आपकी, तो किसको कनेक्ट कर रहा है, रिप्लेस को और हेल्प को। और हेल्प करेंगे किस चीज में, रिड्यूस करने में। ध्यान रखना, हेल्प के बाद में डायरेक्ट हम V1 लगा सकते हैं, हेल्प के बाद में हम 2+V1 लगा सकते हैं, और हेल्प के बाद में वर्ब की ING फॉर्म लगाना भी पॉसिबल होता है। ठीक है, सो हेल्प रिड्यूस, क्या रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं हम, कार्बन एमिशंस, कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। एरर कौन से पार्ट में, तो सिंपल सी बात है, जो रिप्लेस वाला पार्ट था उसमें है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये सब रूल आपके गिवन है भाई पॉकेट रॉकेट में। ठीक है, नहीं मंगाइए तो मंगा जरूर लेना, बहुत अच्छी किताब है। बाकी रामबाण भी भाई बहुत अच्छी किताब है, वो भी मतलब ग्रामर के लिए उससे बढ़िया कुछ मिलेगा नहीं। नो अदर प्लेसेस इन दिस कंट्री, नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो बेटर एज गुलमर्ग कश्मीर। सो देखो, नो अदर प्लेस लिख दिया। देखो, सबसे पहले तो इस अदर को जस्टिफाई करते हैं कि ऐसा क्यों लिखा है। जब हमें एज से, सो एज से कंपैरिजन करना होता है, एज से, सो एज से, देन के साथ में कंपैरिजन करना होता है, तो ऐसे केस में हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो कंपैरिजन है वो दो अलग ग्रुप का होना चाहिए। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं बाकी प्लेसेस का और गुलमर्ग का। गुलमर्ग तो खुद अपने आप में एक प्लेस है। अगर गुलमर्ग अपने आप में एक प्लेस है, इसका मतलब है कि हमें प्लेस की कैटेगरी से इसको अलग करना पड़ेगा। सेम कैटेगरी से जब हमें अलग करने के लिए कुछ करना होता है तो क्या लगा देते हैं, अदर लगा देते हैं। ठीक है, अदर लगा के हम इसको अलग कर देते हैं। तो बस यही यहां पे आपको करना था। सो नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री, इस कंट्री में, इज सो बेटर। अब सो बेटर इसलिए सही है आपका, मतलब सो इसलिए सही है क्योंकि नेगेटिव जब हम बात करते होते हैं तो आपका नेगेटिव में सो एज चल जाता है और पॉजिटिव में सिर्फ एज एज चलता है। सो नेगेटिव में एज एज से भी कंपैरिजन कर सकते हो, सो एज से भी कर सकते हो, लेकिन पॉजिटिव में सिर्फ एज एज से कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि सो एज आए या एज एज आए, इनके बीच में जो एडजेक्टिव आएगा वो पॉजिटिव डिग्री में आता है, ना कि नेगेटिव में, मतलब ना कि कंपैरेटिव में। कंपैरेटिव में ना लगा के पॉजिटिव डिग्री में। तो सो गुड एज गुलमर्ग कश्मीर लिखेंगे, ना कि सो बेटर एज। सो गुड आ जाएगा। कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, थर्ड पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन ये, आवर फैमिली इज प्लानिंग, हमारी फैमिली प्लान कर रही है एक ट्रिप। और ट्रिप कहाँ की प्लान कर रही है, यूरोप की। कब भाई, नेक्स्ट समर। तो ये फ्यूचर की बातें चल रही हैं। वेयर, जहां पे, वी शुड विजिट, हमें विजिट करना चाहिए या हम विजिट करेंगे। आप सिंपल कह सकते हो कि सर जहां पे हम विजिट करेंगे। शुड का सेंस नहीं है यहाँ पे, चाहिए ड्यूटी का सेंस नहीं है यहाँ पे। फ्यूचर की प्रेडिक्शंस हैं, फ्यूचर की प्रेडिक्शंस के लिए शैल विल का प्रयोग किया जाता है। सो वेयर वी विल विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क्स एंड एंजॉय लोकल क्यूसाइन, जहां पे हम विजिट करेंगे बेसिकली बहुत सारे फेमस लैंडमार्क्स को और इंजॉय करेंगे लोकल क्यूसाइन को। ठीक है, यानी कि खाने पीने की बात हो रही होती है, यानी कि आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन से पार्ट में आपको एरर मार्क करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, माई सिस्टर जूलियट गॉट मैरिड एज हर वाज 23। अब देखो, इसमें दो तरीके से देख सकते हैं। देखो, माई सिस्टर का नाम क्या है, जूलियट। जूलियट आपका बेसिकली क्या है, इसको केस इन अपोजिशन बोला जाता है। जब किसी नाउन को उसके जस्ट आगे कुछ लिख के डिफाइन करते हैं तो उसी को बेसिकली हम केस इन अपोजिशन या अपोजिटिव बोल देते हैं। सो जूलियट यहाँ पे एक अपोजिटिव है या केस इन अपोजिशन है। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट अभी भी माई सिस्टर है, इसके लिए वर्ब आगे क्या, गॉट। और गॉट आपकी वर्ब है, इसके आगे एडजेक्टिव आ जाता है मैरिड। उसने शादी की। कब शादी की, जब वो 23 साल की थी। सो पहली बात तो जब के सेंस में एज नहीं वैन आता है। एज हम देखो जनरली लगाते हैं, एक तो रीजन को बताने के लिए, कारण, क्योंकि वह 23 साल की थी इसलिए शादी कर ली। अगर हम एज लगा के रखेंगे तो इसका सेंस कुछ ये आ जाएगा कि क्योंकि वह 23 साल की थी इसलिए शादी कर ली। ये एकदम अब्सर्ड सा रीजन लगेगा
कि 23 साल की हो गई तो शादी कर ली, ऐसा लग रहा है 23 साल की होना जरूरी है, मतलब 23 साल के होते ही शादी करना जरूरी है, क्योंकि 23 साल हो गई तो शादी कर ली। ये कोई मतलब थोड़ी ना है। हम बताना चाह रहे हैं कि जब वह 23 साल की थी तब उसने शादी की। तो एक तो व्हेन आ जाएगा। अच्छा, एज आपका टाइम भी बता सकता है, लेकिन एज टाइम तब बताता है जब दो एक्शन एक साथ हो रहे हो। जैसे एज आई वॉज पासिंग थ्रू द ब्रिज अ बॉल हिट माई विंडो, जब मैं पास कर रहा था। तो ये बेसिकली जब दो साइमल्टेनियस एक्शन होते हैं ना तब। लेकिन मतलब यहाँ पे तो एक्शन ही नहीं है ना साइमल्टेनियस, यहाँ पे तो हम उसकी स्टेट बता रहे हैं कि जब वो 23 साल की थी। तो इस सेंस में एज को हम टाइम वाले सेंस से नहीं कंपेयर कर सकते, तो एज की जगह व्हेन आ जाएगा। दूसरी बात, वॉज आपका क्या है, वर्ब है। अगर वॉज आपका वर्ब है तो इसके लिए सब्जेक्ट सी की जरूरत पड़ेगी, ना कि हर। नेक्स्ट, द सुपरमार्केट इज ओपन फ्रॉम 10 AM स्टिल 10 PM। अब देखो ये तो बहुत बार हमने बताया भी है, ये तो फिक्स आपके पेयर्स होते हैं कुछ। फ्रॉम का पेयर टू बनता है, टू बन सकता है, टिल बन सकता है, या आपका अनटिल बन सकता है। लेकिन फ्रॉम के पेयर में आप कभी भी स्टिल नहीं लिख सकते हो। तो द सुपरमार्केट आपका क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, ओपन आपका एडजेक्टिव है, फ्रॉम प्रेपोजिशन है, और फ्रॉम का पेयर बेसिकली आपका क्या बनता है, टिल बन सकता है या टू बन सकता है, लेकिन आपका स्टिल नहीं बन सकता है। स्टिल एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है अभी भी, ठीक है। ये जनरली कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपका आ रहा होता है, ठीक है। तो कौन सा वाला पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, नो नॉट दिस वन, दिस वन, है ना। ये सब आपके बुक में है, देखो। इट इज ही हु वर्क फॉर द कंपनी फॉर मोर देन अ डिकेड। भाई आपको बहुत सिंपल शब्दों में ये बात तो बहुत बार बताई गई है। सबसे पहले तो ये देखिएगा आप यहाँ पे, सो इट इज ही, तो इज एम आर वॉज वर के बाद में सब्जेक्टिव केस आता है, एकदम सही बात है, ही लगा दिया आपका, बढ़िया, एकदम मौज आ गई है ना, मस्त है। लेकिन हु आपका क्या है, आपका हो गया सर ये तो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, हु, हुम, विच और दैट। रिलेटिव प्रोनाउन के आगे क्या आता है आपका, वर्ब जब आ जाता है तो इस वर्ब को हमें यूज करना होता है अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट। सिंगुलर आएगी ये वर्ब या प्लूरल आएगी, ये डिसाइड करता है एंटीसीडेंट। इसका एंटीसीडेंट ही है, अगर ही इसका एंटीसीडेंट है तो इसका मतलब बेसिकली क्या हो जाता है आपका, कि ये तो वर्क आपको सिंगुलर फॉर्म में लिखना चाहिए, ये वर्क तो प्लूरल फॉर्म में। तो आप में से ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे वर्क्स कर देंगे। लेकिन मेरे भाई मैं कहूंगा रुकिए, थमिए, आपने एरर मार्क कर दिया, बढ़िया बात है, मौज आ गई आपकी। सेकंड पार्ट में आपने एरर मार्क कर दिया, लेकिन मौज आपकी आज आई है, कल आएंगी, ये इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। बहुत सारे बच्चे पता है क्या है, दे आर जस्ट कंसर्न कि भाई आंसर सही होना चाहिए, इतना ही मैटर करता है, नंबर मिल जाएंगे। बेटा आज नंबर मिल जाएंगे, कल नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात, फिर आप जो रोना रोते हो ना कि सर जी 35 से ऊपर नहीं जा रहे, 45 से ऊपर, मतलब 40 से ऊपर नहीं जा रहे, 35 से ऊपर नहीं जा रहे, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके केयरलेसनेस की वजह से गलत हो जाते हैं। जो क्वेश्चन आपने सही कर भी लिया, आपको पता चल गया इस पार्ट में एरर है, लेकिन एटलीस्ट उसका रीजन तो जानो, उसको पूरे सेंटेंस को तो पढ़ो कि उसमें और आगे क्या एरर हो सकता है। देखो एक बार, सिर्फ छोड़ के भागने वाला जो बच्चा होता है ना, वो अक्सर करके धोखा खा जाएगा। अगर आपको लिटरली में सीखना है, आपको एक वो कहते हैं ना लंबी रेस का घोड़ा अगर आपको बनना है, आप लंबे टाइम तक, आप मेंस एग्जाम में टिकना चाहते हो, आप हर जगह चैलेंज करना चाहते हो दूसरों को, तो आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। और अच्छे से सीखने की पहली जो रिक्वायरमेंट है वो मेरे भाई ये है कि पूरे सेंटेंस को पढ़ो, समझो, मीनिंग भी समझो। एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन जब पेपर में आया था, मैं भी मानता हूं कि पेपर में जब क्वेश्चन आए ना, तब आपका जो प्रायोरिटी है वो सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि इस पार्ट में एरर मार्क करना, बात खत्म हो गई। हमारा आंसर आना चाहिए वो जुगाड़ से आ जाए, तिगाड़ से आ जाए, जो सेंस बने उससे आ जाए, आंसर सही आ जाना चाहिए पेपर के टाइम पे। लेकिन जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जब हम सीख रहे होते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं, तब हमारा जो टारगेट है ना, वो ये नहीं होना चाहिए कि इस पार्ट में एरर है, दैट्स इट, आई एम डन। ऐसी अप्रोच अगर रखोगे ना तो फिर कहोगे गुरुजी ना मजा नहीं आ पा रहा है पढ़ने में, फिर आप फंस जाते हो। मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो। तो सिर्फ वर्क्स लिख देने से सेंटेंस करेक्ट नहीं हुआ, क्यों, आगे देखो किसके लिए काम कर रहे हैं भाई, तो वर्क फॉर समबडी होता है, तो फॉर प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा द कंपनी। और आगे क्या लगा रखा है, फॉर मोर देन अ डेकेड, एक डेकेड से ज्यादा से काम कर रहे हैं। ओके, यहां पे माथा थोड़ा सा ठनकेगा कि फॉर और सिंस, इनके साथ में तो हमें इंडेफिनिट टेंस लगाना नहीं होता है, इनके साथ में तो हम या तो परफेक्ट टेंस लगाते हैं या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाते हैं। अब आपको लगेगा कि सर लेकिन हमने तो ये पढ़ा है कि इंडेफिनिट टेंस में ड्यूरेशन आ सकता है, मैंने भी कहा है, मैं खुद पढ़ाता हूं कि फॉर का प्रयोग इंडेफिनिट टेंस में कर सकते हैं, ये रामबाण में भी लिख रखा है हमने, और ये पॉकेट रॉकेट में भी लिख रखा है। लेकिन कब कर सकते हैं ये तो समझ लो, जब फॉर ऐसे ड्यूरेशन को दिखाए जो रिपीटेटिव है, जो बार बार ड्यूरेशन होते हैं। जैसे कि मैंने कहा आई स्लीप फॉर 6 आवर्स, मैं 6 घंटे सोता हूं, इंडेफिनिट टेंस है, फॉर का यूज है, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज मैं आज भी 6 घंटे, कल भी 6 घंटे, परसों भी 6 घंटे,
रोज 6 घंटे। मैंने कहा कि आई स्टडी फॉर 10 आवर्स अ डे, मैं 10 घंटे दिन में पढ़ता हूं, आज भी, कल भी, परसों भी। मैंने कहा कि आई गो टू ऑफिस 5 डेज अ वीक, चलो यहां तो फॉर आएगा भी नहीं। सो आई स्लीप फॉर 6 आवर्स, मैं 6 घंटे सोता हूं। आई स्लीप फॉर 10 आवर्स, आई स्टडी फॉर 2 आवर्स, यहां पे फॉर आ सकता है। पास्ट इंडेफिनिट में भी फॉर आ सकता है, पास्ट इंडेफिनिट में भी फॉर लिख सकते हो, आई लिव्ड देयर फॉर 10 डेज कह सकते हो। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर फॉर लिख रहे हो तो वो रिपीटेटिव ड्यूरेशन होना चाहिए। क्या ये ड्यूरेशन रिपीटेटिव हो सकता है? ये वो बंदा है जो कंपनी के लिए 10 साल के लिए काम करता है, यानी कि हर बार 10 साल के लिए काम करता है, ये रिपीटेटिव ड्यूरेशन है या सिंगल टाइम का? आप कहोगे सर रिपीटेशन नहीं होगी इस ड्यूरेशन में, ऑलरेडी इतना बड़ा ड्यूरेशन है ना, 10 साल, डेकेड। 10 साल ऐसा तो है नहीं कि पहले 10 साल काम कर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर 10 साल, फिर छोड़ देता है, फिर 10 साल काम करता है, फिर छोड़ देता है। आदमी है कि घनचक्कर है? ऐसा तो नहीं करेगा। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं लगाना चाहिए, हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए? इट इज ही हु, या तो हैज बीन वर्किंग लिख दीजिए, हु हैज बीन वर्किंग, या हु हैज वर्कड। आप ये भी कर सकते हैं हु हैज वर्कड, ठीक है, दोनों में से कोई भी लिखिए, वर्कड भी चल जाएगा, यानी परफेक्ट टेंस भी आ सकता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी। भाई फॉर के साथ में परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों सेम मीनिंग देते हैं, ठीक है। आई हैव स्टडीड फॉर 6 आवर्स, मैं 6 घंटे पढ़ चुका हूं। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 6 आवर्स, इसका मतलब है मैं 6 घंटे से पढ़ रहा हूं, ठीक है, दोनों करेक्ट होते हैं। आगे देखेंगे अगला आपका जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एरर तो आपका सही बात है सेकंड पार्ट में था, लेकिन करेक्शन आपको पता होना चाहिए। द विंडोज वायलेंट बैंग्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म यस्टरडे। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखते हो, द विंडोज सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और भाई सब्जेक्ट है तो वर्ब चाहिए, तो वर्ब है आपकी बैंग्ड। बैंग करने का मतलब है एकदम टकराना, धुम 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 धुम, है ना, वो वाला। सो बैंग अगर कर गई कब मेरे भाई? तो ड्यूरिंग द स्टॉर्म, स्टॉर्म के दौरान। और स्टॉर्म कब आया था? तो यस्टरडे, यस्टरडे पास्ट की बात है, तो बैंग्ड आपका V2 एकदम सही है। फिर गड़बड़ कहां है? गड़बड़ है यहाँ पे, बैंग कर गई। कैसे बैंग करी? कैसे? हाउ? हाउ? वायलेंटली। आपको यहाँ पे इस बैंग वर्ब के लिए हाउ की जरूरत है, एडवर्ब की। तो आप कहोगे सर वायलेंट की जगह पे क्या लगा देना चाहिए? वायलेंटली। लेकिन आपको एक बार बात और बता देता हूं, सामान्यतः एडवर्ब ऑफ मैनर इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में आया करती है, ना कि पहले। सो द विंडोज बैंग्ड वायलेंटली, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सो द विंडोज बैंग्ड वायलेंटली ड्यूरिंग द स्टॉर्म यस्टरडे, ठीक है। आगे देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? ये वाला। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, नीदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर्स इन लॉ अटेंडेड द मीटिंग एज हिज हेल्थ इज नॉट मोर गुड। अब देखो इसमें तो एरर की भरमार पड़ी हुई है ना। देखो नीदर नॉर से दो सेंटेंसेस, दो सब्जेक्ट को जब जोड़ते हैं तो आसानी से जोड़ सकते हैं। तो नीदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर्स इन लॉ, सबसे पहले तो ब्रदर्स इन लॉ लिखना एकदम करेक्ट है, क्योंकि जब भी ब्रदर इन लॉ का प्लूरल करेंगे तो जो मेन शब्द है उसको प्लूरल करते हैं। और मैंने आपको नाउन में बड़े अच्छे से बताया कि अगर आपका ऐसा कॉम्बिनेशन बने कंपाउंड नाउन में, जहां पे एक नाउन है आगे कोई प्रपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट है, तो जो पहले वाला नाउन होता है उसको प्लूरल करते हैं, प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। सो ब्रदर्स इन लॉ लिखा हुआ है, एकदम सही बात है। अटेंडेड आपकी वर्ब है, कब की वर्ब है? पास्ट की है ना, पास्ट की वर्ब है अटेंडेड। मीटिंग अटेंड नहीं की, क्यों नहीं की भाई? क्या अटेंड नहीं किया? मीटिंग। क्यों नहीं अटेंड की? तो कंजंक्शन आ गया एज, जो कि रीजन को बताने के लिए आता है। कंजंक्शन आ गया एज, रीजन को बताने के लिए एज। हिज हेल्थ, पहला क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पे हिज हेल्थ पे लग जाना चाहिए, बिकॉज अगर माई ब्रदर्स इन लॉ को बाद में लिखा है तो जो भी आगे पजेसिव केस आएगा आपको वो माई ब्रदर्स इन लॉ के हिसाब से आना चाहिए। हमने आपको एक चीज बहुत बार बताई है कि जैसी वर्ब वैसा आपका आगे के पजेसिव केस वगैरह आते हैं, यानी कि वर्ब अगर सिंगुलर है तो आगे पजेसिव केस आपको उनके लिए सिंगुलर लिखनी चाहिए। यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आती है और उस वर्ब के हिसाब से बेसिकली पजेसिव केस आते हैं। तो पजेसिव केस बेसिकली ये जो वर्ब है, बेशक ये अटेंडेड पास्ट की वर्ब है, सिंगुलर प्लूरल आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन ये आई किसके हिसाब से? तो आप कहोगे सर माई ब्रदर्स इन लॉ के हिसाब से आई है, ब्रदर्स इन लॉ के हिसाब से आई है, तो यहाँ पे हिज नहीं देयर आना चाहिए था, पहला एरर। बात कब की कर रहे हैं सर? आप कहोगे सर पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं तो इज का नहीं वॉज का यूज होना चाहिए, दूसरा एरर। तीसरा भाई मोर गुड जैसा कुछ नहीं होता है, या तो बेटर लिखते हैं हम, लेकिन या तो बेटर भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि नॉट अगर आ रखा है, नॉट गुड लिखो सिर्फ, अच्छी नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल। अगर कोई कंपैरिजन नहीं है सो कंपैरेटिव डिग्री क्यों यूज करें? नहीं, इसीलिए आपका नॉट गुड। तो कौन सा पार्ट हो जाएगा? ये पार्ट है पूरा का पूरा गलत है ना। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन,
राहुल थिंक्स ही इज एज स्मार्टर एज हिज फ्रेंड्स इन द क्लास। राहुल आपका सब्जेक्ट है, थिंक्स आपकी वर्ब आ गई है ना, क्या सोचता है वो, तो ही आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है। तो आगे जैसे देखा एज आ गया भाई, एज को सिमिली बोला जाता है, हम सिमिली बोलते हो, सिमिली के बीच में जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है वो आपका कैसा होता है, हमेशा और हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होता है। ईआर लगाने पे हम कंपैरेटिव डिग्री बना देते हैं, ईएस लगाने पे सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं। पॉजिटिव डिग्री आपकी एडजेक्टिव की बेस फॉर्म को बोला जाता है, तो ये आपका ईआर यहाँ पे नहीं आएगा, एज स्मार्ट एज हिज फ्रेंड्स इन द क्लास। अच्छा ध्यान देंगे यहाँ पे एडजेक्टिव क्यों आता है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो वर्ब है इज है, इज एम आर के बाद में एडजेक्टिव्स आते हैं। यहीं पे मैं अगर ऐसे लिख देता ना बिहेव्स, राहुल थिंक्स ही बिहेव्स, अगर बिहेव्स लिखा होता तो स्मार्टली लिखना पड़ता, एडवर्ब लिखते, क्योंकि बिहेव आपकी वर्ब होती, उसके लिए एडवर्ब की जरूरत होती। पार्ट 2 में एरर है, नेक्स्ट देखेंगे आगे। ये देखो सारे रूल वहीं से आ रखे हैं, बाकी मैंने इतने तक ही कवर करे थे, क्योंकि मैंने ही खुद अभी लिख दिए थे ये रूल, कुछ कुछ यहाँ पे आए हुए हैं, पीपीटी में टीम ने नहीं डाले थे, फिर मैंने कहा सारे लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहीं तक लिखा, ठीक है। सो सोल्यूशन टू द कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम्स आर स्टिल अ लॉन्ग वे अवे। जैसे आप इस सेंटेंस को देखोगे, सॉल्यूशंस आपका सब्जेक्ट है, टू प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा द कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम्स। जैसे ही आप देखोगे सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस के साथ में टू प्रीपोजिशन हो गया। किस चीज के लिए सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशंस को रिसीव कौन करेगा, रेसिपिएंट को दिखाने के लिए टू का यूज करा जाता है, एकदम करेक्ट बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसका सॉल्यूशन चाहिए भाई, प्रॉब्लम्स को चाहिए। प्रॉब्लम्स कैसी हैं, इंटीरियर लिख रखा है मेरे भाई। इंटीरियर का मतलब पता जानते हो, इंटीरियर का मतलब होता है किसी चीज के अंदर की चीजें। लाइक मैं बताता हूं आपको, जैसे ये एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स है, इस बॉक्स को जब हम ओपन करते हैं तो मैंने कहा यार देखो अंदर से कितना खूबसूरत लग रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग, कितने बढ़िया तरीके से इसमें जो माइक वगैरह को रखने की जगह दी गई है प्रॉपर। ये देखो माइक है, इसको ऐसे चुपचाप निकाल लो, ऐसे ही रख दो, निकालते ही ऑन हो जाता है ये माइक, और रखते ही अंदर इसमें ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो इसमें देखो यहाँ पे भी ये देखो कितने बढ़िया से बना रखा है। तो मैं ये कहूंगा आपसे कि यार ना इसका इंटीरियर बड़ा अच्छा है। क्या अच्छा है इसका, इंटीरियर। इंटीरियर होता है किसी वस्तु के अंदर का भाग, किसी वस्तु के अंदर के भाग को इंटीरियर कहते हैं। लेकिन मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि अंदर के भाग की प्रॉब्लम, मेरे भाई किसी कंट्री वगैरह के जो अंदर होता है उसको इंटरनल बोलते हैं। कभी आपने देखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटीरियर अफेयर्स, जैसे होता है ना आपका MEA, ड्रीम पोस्ट रही होगी आप में से काफी सारे बच्चों की, तो उसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एक्सटर्नल मतलब देश से बाहर के। अगर देश के अंदर के लिए इंटीरियर आता तो वो मिनिस्ट्री क्या होती है आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटीरियर अफेयर्स। कैसा लगता, ऑकवर्ड है ना, ऑकवर्ड लगता कति। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे इंटीरियर वर्ड जो है ये गलत है, और यहाँ पे हमें इंटीरियर की जगह पे इंटरनल प्रॉब्लम्स लिखना चाहिए, ना कि इंटीरियर। बात समझ आई, ये शब्द के यूज पे बेस्ड क्वेश्चन है। एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, पॉकेट रॉकेट में इस शब्द को हमने कवर नहीं किया कि इंटरनल में और इंटीरियर में क्या डिफरेंस है। सिंपल है, जो नहीं था वो नहीं था, और बाकी लगभग सारी चीजें मिल गई। बस 2 से 2 क्वेश्चन आपके फ्रेजल वर्ब के थे, क्योंकि पॉकेट रॉकेट फ्रेजल वर्ब को कवर नहीं करती। अगर फ्रेजल वर्ब को कवर करेगी तो वोकैबुलरी की बुक बन जाएगी ये, है ना। और दूसरा ये जो शब्द के डिफरेंस पे ये वाला क्वेश्चन था, इसको हमने कवर नहीं कर रखा था। बाकी सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी, है ना। तो जो नहीं है वो मैं पहले ही बता देता हूं। बाकी पॉकेट रॉकेट के अंदर सब कुछ है, डिक्टो वैसे ही है जैसे हमने किताब में दिया है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन मैं एक गारंटी भी देता हूं, अपनी पॉकेट रॉकेट तो इतनी सी किताब है, जो मोटी मोटी है ना इतनी बड़ी बड़ी, उनमें भी दिखा देना आप, मिलेगा उनमें भी नहीं। जो अपनी बुक में नहीं वो किसी की बुक में नहीं, पक्का है ना, तो मिलेगा किसी में नहीं। आ जाइए। सो प्रॉब्लम्स आर आपका बेसिकली वर्ब आ गया। ये क्या है, लॉन्ग वे। लॉन्ग वे का मतलब है बहुत दूर है, और अवे तो है दूरी को दिखाने के लिए, और स्टिल का मतलब है अब तक, अभी बहुत दूर है। सो कंट्री का जो मतलब सोल्यूशन जो है प्रॉब्लम्स का, और कौन सी प्रॉब्लम्स, कंट्री की इंटीरियर प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे हैं, वो सोल्यूशन से हम अभी बहुत दूर हैं, ये कहना चाहते हैं। इसका मतलब है कि ये सेंटेंस में आपका एरर कहां पे हो जाएगा, इस वाले पार्ट में। हालांकि मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो लॉन्ग वे अवे लिखा है ना, ये भी उतना अच्छा आपका नहीं है फ्रेज, लेकिन फिर भी चल जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। दे सीक्रेट डिसाइडेड टू लीव द टाउन। दे सीक्रेट डिसाइडेड टू लीव द टाउन। जैसे ही आप इस सेंटेंस को देखते हो तो दे आपका क्या है, सब्जेक्ट है। अब देखो सीक्रेट आपका नाउन होता है, इसको लिख लेते हैं। अब सब्जेक्ट के बाद में नाउन लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है,
लेकिन डिसाइडेड आपकी क्या है, वर्ब है। दे डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया, टू लीव, लीव छोड़ना। दे डिसाइडेड व्हाट, क्या डिसाइड किया, लीव, लीव करना डिसाइड किया। और क्या लीव करना डिसाइड किया, द टाउन। तो आप कहोगे कि सर बाकी सब तो सही था, लेकिन ये डिसाइड वर्ब है तो इसके लिए ना नाउन नहीं चाहिए, हमें एडवर्ब चाहिए। तो दे सीक्रेटली डिसाइडेड टू लीव द टाउन। अब आप में से कुछ बच्चों को ये लग सकता है कि सर आपने अभी ना एलवाई वाले एडवर्ब को वर्ब के पीछे लगाया था, ये तो दोगलापन हुआ, आपने अब की बार पहले लगा दिया और अब तो पीछे करने की कह नहीं रहे हो। वहां पे ड्यूरिंग एक प्रेपोजिशन था, बैंग्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म, है ना। तो ड्यूरिंग एक प्रेपोजिशन है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2+B बनना इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ऐसे केस में हम एडवर्ब ऑफ मैनर को वर्ब से पहले यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक और कारण है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट ना भी होता, लेकिन अगर सिर्फ इन्फिनिटिव भी आ गया है ना, तो भी हम उसको पहले यूज करना चाहिए। उसका कारण क्या है बताता हूं। अगर मैंने सीक्रेटली को यहां लिख दिया, मान लेता हूं यहां पे डिसाइडेड के बाद में, तो दो एरर आ जाते हैं। पहला एरर ये आ जाता है कि दे डिसाइडेड सीक्रेटली टू लीव द टाउन। सो पहली बात ये है कि ये जो सीक्रेटली है ये आप लीव के लिए लगा रहे हो, या ये सीक्रेटली आप डिसाइडेड के लिए लगा रहे हो। लगा किसके लिए रहे हो, ये क्लियरिटी नहीं आएगी, क्योंकि दोनों वर्ब के साथ में लिख दिया आपने। तो अगर आपको लगता है कि सर सीक्रेटली को पीछे लिख दें, दे डिसाइडेड टू लीव सीक्रेटली द टाउन, तो अगेन सीक्रेटली को लीव के बाद लिख दिया, तो द टाउन और लीव, लीव का ऑब्जेक्ट है द टाउन, तो ऑब्जेक्ट के बीच में आ गया। अब आपके मन में आएगा कि क्यों ना सर सीक्रेटली को लास्ट में लिख देते हैं, ये लिख लीजिए। लिखने से सेंटेंस तो सही हो जाएगा, लेकिन मीनिंग वो नहीं आएगा जो वो आना चाहिए था। दे डिसाइडेड टू लीव द टाउन सीक्रेटली। अब की बार ये सीक्रेटली किसके लिए काम कर रहा है, इस वाली वर्ब से तो बहुत दूर आ चुका, इसका मतलब है सीक्रेटली यहां पे काम करेगा किसके लिए, लीव वर्ब के लिए। सो उन्होंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, कि वो चुपचाप शहर छोड़ देंगे। लेकिन यहां पे जो मीनिंग है ना, सीक्रेटली को अगर हम यहां डिसाइडेड के पहले लिख रहे हैं, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने सीक्रेटली डिसाइड किया कि वो टाउन को छोड़ देंगे। यहां पे डिसाइड सीक्रेटली किया है, अगर सीक्रेटली को यहां लिख रहे हो, और अगर सीक्रेटली को पीछे ले जाते तो फिर इसका मतलब होता कि आपने डिसाइड वैसे जैसे भी किया हो, लेकिन लीव आपको सीक्रेटली करना है। तो डिफरेंस समझने की कोशिश करें मेरे भाई, है ना। तो आप आसानी से कह सकते हो कि ये सीक्रेट वाले में एरर है, सीक्रेटली आपका आ जाना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, ही रैन क्विकली टू कैच द बस। ही रैन हाउ, कैसे दौड़ा वो, क्विकली, क्विकली दौड़ा, तो आपने लिख दिया बस। क्विक आपका एडजेक्टिव होता है, क्विकली आपका एडवर्ब होता है, टू कैच द बस, ठीक है। अब देखो क्विकली यहां पे आया है तो रन वर्ब के लिए काम कर पा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो वहां पे बीच में क्यों नहीं लगा रहे थे हम, क्योंकि वहां पे अगर बीच में लगाते हम तो वो ऑब्जेक्ट के बीच में आ जाता है। दे डिसाइडेड व्हाट, टू लीव, तो वो तो ऑब्जेक्ट था। लेकिन क्या यहाँ पे ये जो टू कैच है, क्या ये आपका बेसिकली ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। दे रेन वाई, क्यों दौड़े, टू कैच, तो ये आपका ऑलरेडी एडवर्ब है। अगर ये एडवर्ब है तो इसके बीच में तो हम एडवर्ब ऑफ मैनर को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वर्ब के और ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं लिखा जाता है। पिछले वाले सेंटेंस में जो टू डिसाइडेड था, मतलब टू डिसाइड था, वो बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट था, सॉरी। दे डिसाइडेड, और डिसाइडेड व्हाट, टू लीव, तो टू लीव वहां पे आपका ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे टू कैच आपका एडवर्ब है। तो यहाँ पे एडवर्ब है तो बीच में क्विकली आपका आ सकता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो ही रैन क्विकली, और क्यों दौड़ा, बेसिकली टू कैच द बस, ये पर्पज बता रहा है, वहां पे ऑब्जेक्ट था, ठीक है। सो आई होप द डिफरेंस इज क्लियर, ठीक है। ये वाला पार्ट में एरर है आपका। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे अब की बार कि कौन से शब्द में एरर है, तो इसमें तो एक ही शब्द था ये, तो इसी में एरर था, ठीक है। मतलब ऐसे करके नहीं आया था, ऐसे था कि कौन से शब्द को लिखने से सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका, मिसेज श्रीलक्ष्मी's म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज सुपीरियर देन मिसेज सुमाज। मिसेज श्रीलक्ष्मी's म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, सब्जेक्ट है, जिसमें से इंटेलिजेंस नाउन है आपका, म्यूजिकल उसके लिए एडजेक्टिव है। कैसी इंटेलिजेंस, म्यूजिकल। किसकी इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, मिसेज श्रीलक्ष्मी की। इज आपका वर्ब आ गया इंटेलिजेंस के लिए। सुपीरियर है, किससे सुपीरियर है, तो आप कहोगे मिसेज सुमा की इंटेलिजेंस से। सुमाज इसीलिए लिखा है क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट सुमाज म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस पहले लिख चुके हैं तो रिपीट करने की जरूरत नहीं, अकेले सुमा लिखने से काम चल जाएगा, ठीक है।
लेकिन एपोस्ट्रोफी के साथ लिखेंगे। अब आपका जो एरर है वो ये है कि IOR वाले जितने भी एडजेक्टिव होते हैं इनके साथ में देन का नहीं टू का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, ये वाले में। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, द एम्प्लॉइज वर कंफर्टेबल विथ मी एंड दे टॉक्ड अबाउट देयर प्रॉब्लम सिंस आई हैज वर्कड देयर एज अ मैनेजर। जैसे ही आप देखोगे द एम्प्लॉइज वर कंफर्टेबल विथ मी, एम्प्लॉइज जो थे वो मेरे साथ में कंफर्टेबल थे, क्यों, विथ मी, एंड दे टॉक्ड अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, और उन्होंने मेरे से मतलब उन्होंने प्रॉब्लम्स के बारे में बात की। एक बार सेंटेंस को पूरा ब्रेक कर लेते हैं। द एम्प्लॉइज सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वर आपकी वर्ब है, तो क्योंकि प्लूरल है तो वर आपका ठीक है, पास्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। कंफर्टेबल आपका एडजेक्टिव है, इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद में एडजेक्टिव आते हैं, ठीक है। कंफर्टेबल किसके साथ कंफर्टेबल थे, कंफर्टेबल के साथ में विथ प्रेपोजिशन आती है आपकी, विथ मी मेरे साथ थे, एंड कंजंक्शन आ गया, दे यानी कि द एम्प्लॉइज, उसके लिए एक बार नाउन लिखते फिर अगली बार प्रोनाउन लिखते हैं, रिपीट नहीं करते उसको, ठीक है। दे टॉक्ड यानी कि पास्ट की बात चल रही है, इससे पता चलता है कि ये पास्ट एकदम सही है, ये पास्ट भी सही है क्योंकि दोनों जगह पास्ट आ गया। दे टॉक्ड, टॉक के साथ में भी अबाउट प्रेपोजिशन आता है आपका, टॉक अबाउट समथिंग, ठीक है। टॉक टू समवन होता है किसी व्यक्ति से बात करना, और टॉक अबाउट समथिंग होता है किसी चीज के बारे में बात करना, ठीक है। किसके बारे में बात की उन्होंने, देयर प्रॉब्लम्स, उनकी प्रॉब्लम्स। क्यों बात की, सिंस का वही मतलब है जो एज का या बिकॉज का होता है, बिकॉज, क्योंकि आई हैज वर्कड देयर एज अ मैनेजर। अब देखो यहां पे ना कई तरीके से सेंटेंस को सही कर सकते हैं। अगर आपको जस्ट एरर देखना था तो मेरे दोस्त आप कहोगे आई के साथ हैज नहीं हैव आता है, फटाफट से हैव मार दोगे, चले जाओगे आगे। लेकिन ना, सिर्फ एरर मार्क करना ना काम खत्म नहीं होता है। आपको ये देखना चाहिए सेंटेंस पूरा किस में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, तो आई हैव से काम नहीं चलेगा। आपको क्या लिख देना चाहिए, आई हैड कर देना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। आई हैव से काम नहीं चलेगा, आई हैड करना चाहिए। अब आप कहोगे सर पास्ट का इंडेफिनिट करना चाहिए, पास्ट का परफेक्ट क्यों करें, बताता हूं क्यों। जैसे कि यहां पे मान लीजिए ये वाली प्रेजेंट में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इंप्लॉइज इस पॉइंट पे बताया गया कि कंफर्टेबल थे। अगर इस पॉइंट पे इंप्लॉइज कंफर्टेबल थे तो मैंने इसी पॉइंट पे काम किया होगा या पहले ही काम कर चुका हूं। आप कहोगे क्योंकि आप पहले काम कर चुके हो इसलिए आपके साथ में इंप्लॉइज कंफर्टेबल हैं। पहले काम कर चुके हो तो हैड वर्कड आपका करेक्ट आंसर है। देयर मैं वहां पे पहले ही काम कर चुका था एज अ मैनेजर, एक मैनेजर के रूप में। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, मिस्टर अरुण विल पे डियर फॉर हिज फाइनेंशियल मिस्टेक। मिस्टर अरुण आपका सब्जेक्ट है, विल आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, पे आपकी क्या है, मेन वर्ब है। मिस्टर अरुण विल पे, हाउ, कैसे पे करेगा, ही विल पे डियरली। ये डियरली का मतलब होता है बहुत हैवी पे करना। डियर का मतलब प्रिय होता है, लेकिन डियरली का मतलब होता है कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा नुकसान कर जाए आपके। यू विल पे डियरली फॉर इट, आप इस चीज के लिए डियरली पे करोगे यानी कि बहुत ज्यादा पे करोगे, ठीक है। सो पे का मतलब जरूरी नहीं है कि पैसे से ही पे करें, पे आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और किस चीज के लिए पे करेगा, तो फॉर आपका पर्पस बताने के लिए आ गया, हिज फाइनेंशियल मिस्टेक, जो उसकी फाइनेंशियल मिस्टेक है उसके लिए। तो कौन से वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, आप कहोगे इस वाले में। नेक्स्ट देखोगे, अगला आपका जो क्वेश्चन है, माई ब्रदर रिसीव्ड हिज MBA डिग्री इनटू द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। माई ब्रदर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, रिसीव्ड आपकी वर्ब है। क्या रिसीव किया उसने, हिज MBA डिग्री, अपनी MBA डिग्री। और MBA डिग्री भाई यूनिवर्सिटी के अंदर में प्राप्त करते हैं, अंदर घुस जाते हैं डिग्री से, या यूनिवर्सिटी से बाहर जब निकलते हैं तब डिग्री मिलती है, आप कहोगे बाहर। सो यूनिवर्सिटी डिग्री का सोर्स है, और सोर्स को दिखाने के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं, ना कि इनटू का। इनटू तो अंदर की तरफ मूवमेंट दिखाता है, इसीलिए यहाँ पे फ्रॉम का यूज किया जाएगा जो कि सोर्स दिखाता है, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, ही रिप्लाइड इन अ ड्राई टोन, उसने एक ड्राई टोन में रिप्लाई किया, उच, आई विल नॉट वर्क फॉर यू एनी मोर, मैं आपके लिए अब आगे काम नहीं करूंगा। सो आई विल नॉट वर्क फॉर यू एनी मोर। देखो जैसे ही आप इसको देखते हैं ना, ये बेसिकली आपका क्या है, इसको हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स बोलते हैं बेसिकली, जो इंटरजेक्शंस आपके होते हैं। इंटरजेक्शंस एक पर्टिकुलर मीनिंग कैरी कर रहे होते हैं अपनी, यानी कि उनका कुछ अलग से खास एक सेंस होता है, भाव होता है। जैसे यहाँ पे औच दे रखा है, औच दे रखा है, तो ये हम कब बोलते हैं, जैसे मान लीजिए मेरी कई दिनों से, काफी टाइम हो गया, पिछले लगभग 1 महीना हो गया, एड़ियां काफी दर्द कर रही हैं। सो जैसे मैं सुबह उठा एकदम से चोट ऐसे दर्द हुआ तो मैं कहूँगा औच, चोट लगी। जब हमें सडन पेन का एहसास होता है तो हम ये शब्द बोलते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे सडन पेन की बात कर रहे हैं, उसने रिप्लाई किया एक ड्राई टोन में, सूखी आवाज में, कि अब मैं आपके लिए काम नहीं करता। तो इसमें औच का तो कोई सेंस ही नहीं है। सो इसको आप हटा दीजिए, इसकी जगह कुछ और लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। आप कह सकते हो सॉरी, आई विल नॉट वर्क फॉर यू एनीमोर, अब मैं आपके लिए काम नहीं करूंगा, सॉरी। सॉरी बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं, अगर आपको वैसे ही बोलना है, लुक आई वॉन्ट वर्क फॉर यू एनीमोर, मैं आपके लिए अब काम नहीं करता हूं, आप बोल सकते हैं। सी आई वॉन्ट वर्क फॉर यू एनीमोर, मैं अब आपके लिए काम नहीं करता हूं, लुक बोल सकते हैं, सी बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं, हे
आई वॉन्ट वर्क फॉर यू एनी मोर, मैं आपके लिए काम नहीं करता हूं। देर आर मेनी वेज, ठीक है, सॉरी बोल सकते हैं, हे बोल सकते हैं, लुक बोल सकते हैं, सी बोल सकते हैं, लिसन बोल सकते हैं, ठीक है। सो लेकिन हाँ ये आउच नहीं आएगा, तो सॉरी लिख दीजिए। मतलब देर आर मल्टीपल आंसर्स, देर मे बी मल्टीपल आंसर्स, ठीक है। सो मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल हैं, लेकिन ये गलत था, ये पक्की बात है। नेक्स्ट देखेंगे अगला। आप में से कुछ बच्चों को ये भी लग सकता है, इनफैक्ट कुछ बच्चों को क्या, कुछ लोग ऐसे भी पढ़ा सकते हैं कि रिप्लाइड है, रिप्लाइड के साथ में विल नहीं, वो वुड आएगा। बट एक चीज का ध्यान रखना है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर लिखा है तो विल आपका एकदम करेक्ट होगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट देखेंगे। मिस्टर सूर्या हैव नो इंटीरियर मोटिव इन ऑफरिंग यू सपोर्ट। जैसे ही आप देखोगे ना, मिस्टर सूर्या एक सिंगल पर्सन का नाम है, ये रूल नंबर 1 ही है हमारा, तो हैज का प्रयोग करेंगे इनके साथ में, ना कि हैव का। हैज नो इंटीरियर मोटिव इन ऑफरिंग यू सपोर्ट, आपको सपोर्ट ऑफर करने में इनका कोई भी इंटीरियर मोटिव नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल बीन वर्किंग। देखो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आप आसानी से कह सकते हैं कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं और डेडलाइन दे रखी है, फ्यूचर की डेडलाइन है, तो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ जाएगा, क्योंकि आगे टाइम ड्यूरेशन भी है। सो टाइम ड्यूरेशन है, फ्यूचर की डेडलाइन है, सो ही विल हैव बीन वर्किंग, इस तरीके से हमें लिख देना चाहिए। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ भाई, देखते हैं अगला क्वेश्चन है। आई हैव द 100 रीजंस टू नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ाया हुआ है, देखेंगे एक बार। जैसे ही आप देखते हो ना, ये जो 100 शब्द लिखा है, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे कि डजन हो गया, स्कोर हो गया, स्कोर का मतलब होता है 20 है ना, डजन का 12, 100 हो गया, 1000 हो गया, लाख हो गया, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये सारे जो शब्द हैं, ये ना एक्चुअल में हमें लगता है कि 100 का मतलब 100 होता है, लेकिन 100 का मतलब एग्जैक्टली 100 कैसे कह दोगे आप। 100 तो 200 में भी 100 आता है, 300 में भी 100 आता है, क्योंकि वो 200 हैं, ये 300 हैं, 400 हैं, ऐसे ही एक 100 होता है। तो जब हमें 100 की बात करनी होती है ना, तो हमें ना सिर्फ 100 लिखने से काम नहीं चलेगा। इस बात को लॉजिकली समझने के लिए हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं कि अगर ये जो शब्द मैंने जो अभी बताए हैं, अगर इनको नाउन के इमीडिएट पहले यूज किया जाए, अगर नाउन के पहले हमने 100 को यूज कर रखा है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इसके पहले कोई ना कोई नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कोई ना कोई नंबर, 100, 200, 300, 500, 600, कुछ ऐसा। अगर कोई नंबर ना दे रखा हो, तो हम ऐसे केस में आर्टिकल ए का प्रयोग कर लेते हैं, 100। तो 100 का मतलब हो जाता है 100। अब एक बात बताइएगा, जब 100 हमें लिखना है, तो ऐसे केस में क्या आर्टिकल द आ सकता है? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। 100 लिखना होता है, जिसका मतलब होता है 100। सो इसीलिए हम कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास में 100 रीजन है बेसिकली कल की मीटिंग अटेंड ना करने के, ठीक है। सो आप कह दोगे आई हैव 100 रीजंस, क्योंकि 100 यानी 100 से ज्यादा है, तो मतलब 100 एक से ज्यादा है, तो प्लूरल नाउन आ गया। टू नॉट अटेंड, अब यहां पे एक चीज आपको दिखाई देगी। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इस क्वेश्चन में भी कायदे से 2 पार्ट में एरर होना चाहिए। एक तो ये 100 वाला पॉइंट, ठीक है, और दूसरा आपका बेसिकली टू नॉट अटेंड वाला। अच्छा, ये जब मैंने रैंकर्स गुरुकुल पे क्वेश्चन कराया, तो मैं भी ना द 100 मतलब जो 12 घंटे वाली वीडियो, मतलब 12 घंटे नहीं, 36 सेट वाली जो वीडियो है, तो उसमें भी मैंने भी ध्यान नहीं दिया। मैंने भी 100 को काट के फटाफट से द 100 कर दिया, मतलब 100 कर दिया, द को काट के, और आगे बढ़ गया। लेकिन अगर क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, क्योंकि यहाँ इस वीडियो में मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ क्वेश्चन में, तो आप देखोगे 2 + V1 के बीच में कायदे की बात यह है कि हमें सामान्यतः नॉट को नहीं लिखना चाहिए। तो कायदे से अगर देखें, एसएससी के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर हम उठाएं, तो हम पाते हैं कि हमें नॉट को बेसिकली इन दोनों के बीच में नहीं लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटिव को हम कभी भी ब्रेक नहीं करते, खास करके नेगेटिव एडवर्ब से। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहां भी एरर है, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि वीक एरर की कैटेगरी में आता है। वीक एरर यानी कि ये ना उतना एसएससी ध्यान नहीं देता इन चीजों पे, ठीक है। तो ये आप आसानी से कह सकते हो कि ये चल जाएगा, तो मतलब बस चल जाएगा। एग्जैक्टली अगर इसको बढ़िया से लिखते तो एसएससी को इसको नॉट को यहां लिखना चाहिए था। सो आई हैव 100 रीजंस नॉट टू अटेंड द मीटिंग टुमारो, ठीक है। तो आप एसएससी को कायदे से इसको यहां लिखना चाहिए था। तो अगर आपका भी पेपर 13/9/2024 सिर्फ 2 में है, और अगर माय डियर फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को गलत करके आए हो, गो एंड चैलेंज इट, ठीक है। क्या पता बेनिफिट टू ऑल हो जाए, है ना, तो कर सकते हैं। बाकी अगेन मैं कहूंगा कि ये चल जाता है आजकल मॉडर्न इंग्लिश में, मतलब
मॉडर्न इंग्लिश बहुत ज्यादा ना अब ऐसे हो गई है कि चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं चल जाएगा, है ना, तो ये चल जाता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि एग्जाम में इसको जनरली अवॉइड किया जाता है, टू के और B1 के बीच में नॉट को लगाना। दूसरे एडवर्ब्स फिर भी आ जाते हैं, लेकिन नेगेटिव एडवर्ब्स जनरली अवॉइड करे जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, आफ्टर आई रिटायर आई स्टार्टेड अ सेकंड करियर एज अ राइटर एंड पब्लिश्ड सेवरल बुक्स। अब देखो जैसे आप सेंटेंस को देखोगे, अगर सेंटेंस में सिर्फ आपको एरर ही चाहिए, स्टार्टेड है, पब्लिश्ड है और अलाउड है, देख के पता चल रहा है सब पास्ट है, तो भाई रिटायरमेंट भी तो पास्ट का रहा होगा। सो आफ्टर आई रिटायर्ड लिखिए, आफ्टर आई रिटायर्ड, आफ्टर आई रिटायर्ड। इवन आप चाहें तो आफ्टर आई हैड रिटायर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, जब मैं रिटायर हो चुका था, ठीक है, उसके बाद में आपने ये काम किया, पहले रिटायर हुए। बाकी आफ्टर के साथ में जनरली इंडेफिनिट टेंस से भी काम चल जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो आफ्टर आई रिटायर्ड आई स्टार्टेड अ सेकंड कैरियर। अब आप में से कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है सर ये सेकंड आपका बेसिकली क्या है, कार्डिनल नंबर है, सॉरी ऑर्डिनल नंबर है। कार्डिनल होते हैं जो बेसिकली 1 2 3 4 होते हैं, ऑर्डिनल होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। आपको लगेगा कि सर यहाँ पे तो आर्टिकल ए नहीं द आना चाहिए, इस हिसाब से तो इस वाले क्वेश्चन में भी दो जगह पे एरर होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं एक ही जगह एरर होगा लेकिन ये भी चेंज होना चाहिए, है ना, ये भी पार्ट एक ही है लेकिन चेंज होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये ना सही है आपका, आ सेकंड कैरियर आपका एकदम करेक्ट है। कारण क्या है इसके करेक्ट होने का, यहाँ पे 10 सेकंड क्यों नहीं लिखते हैं? देखो जनरली जब हम किसी ऐसी चीज की बात कर रहे होते हैं ना जहां पे सीक्वेंस एकदम कतई फिक्स होता है, लाइक जहां पे ऑर्डर की बात कर रहे होते हैं हम, जहां पे हम ऑर्डर की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, वहां पे हम डेफिनेटली आर्टिकल द लगाते हैं क्योंकि वो चीजें डेफिनेट है। लेकिन हम कहते हैं ना, आपने हिंदी में भी सुना होगा, कई बार ऐसे बोलते हैं कि रिटायरमेंट के बाद मैं एक दूसरा कैरियर शुरू करूंगा, हम कई बार ऐसे बोलते हैं कि एक दूसरी जिंदगी की शुरुआत करी हमने, तो ऐसे करके ये पॉसिबल होता है यहाँ पर आर्टिकल ए लगाना। लाइक अगर आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो कई बार ऐसे आपने फ्रेजेस सुने होंगे कि जसप्रीत बुमराह गेट्स अ सेकंड विकेट या अ थर्ड विकेट, आपने अक्सर करके ऐसी करके हेडलाइन सुनी होंगी, तो ये भी चल जाता है, ये भी आपका आ जाता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 10 सेकंड विकेट लिखना वहां पे पॉसिबल नहीं है, वहां पे अ सेकंड विकेट ही लिखेंगे। जसप्रीत बुमराह की खुद की अगर विकेट है वहां पे हमें ऐसे केस में आर्टिकल ए से लिखना चाहिए, ना कि आर्टिकल द के साथ में। 10 सेकंड विकेट का मतलब हो जाता है कि टीम की सेकंड विकेट, टीम की दूसरी विकेट, और अ सेकंड विकेट लिख रहे हैं तो जसप्रीत बुमराह को मिलने वाली सेकंड विकेट है वो, तो वहां पे डिफरेंशिएट करने के लिए जसप्रीत बुमराह गॉट द थर्ड विकेट, इसका मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं कि टीम की जो विकेट गिरी थी वो तीसरी थी, हो सकता है बुमराह की पहली रही हो, समझ रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई टीम खेलने आती है, पहली बॉल डालता है, लाइक पहला ओवर बुमराह डालता है लेकिन उसको विकेट नहीं मिलती, दूसरे ओवर में आके सिराज को विकेट मिल जाती है, उसके बाद में हार्दिक पांड्या को विकेट मिल जाती है, फिर साझेदारी चलती है और फिर बुमराह आता है और उसको मिलती है विकेट, तो हम कहते हैं जसप्रीत बुमराह गेट्स द थर्ड विकेट। द थर्ड यानी कि टीम की तीसरी, लेकिन बुमराह की कौन सी है, पहली। लेकिन अगर हम ये कह देंगे ना बुमराह गेट्स अ थर्ड विकेट, इसका मतलब है कि बुमराह की खुद की विकेट है वो तीसरी। सेम यहां पे सेंस है, यहां पे अगर हम कह रहे हैं ना अ सेकंड कैरियर, एक दूसरा कैरियर शुरू करने वाले हैं, जो पहला कैरियर था वो हटा दिया गया है, वहां पे सीक्वेंसिंग का कोई रोल नहीं है, एक नई शुरुआत की बात कर रहे हैं, सो एक न्यू का सेंस है, इसीलिए अ सेकंड कैरियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको लग सकता है कि सर कैसी बात कर दी आपने, ये तो हम बचपन से यही पढ़ते आए कि ऑर्डिनल है तो द आना चाहिए आना चाहिए आना चाहिए, लेकिन मेरे भाई ना रिजिडिटी इंग्लिश में नहीं ला सकते आप, इंग्लिश कभी भी रिजिड नहीं हो सकती। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज हमेशा फ्लेक्सिबल होती है, लैंग्वेज हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप रखती है, तो ये आपको समझने की जरूरत है, समझना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे तो और कैसे मिला है उसको, स्टार्टेड कैसे किया उसने, एज अ राइटर, एक राइटर के रूप में, और उसने पब्लिश कराया बेसिकली क्या, सेवरल बुक्स को, कई सारी बुक्स को पब्लिश कराए, जो कि अलाउ करता है, विच अलाउड हिम, जिसने उसको अलाउ किया, इस बात ने अलाउ किया इसको, टू अलाउड मी टू शेयर, शेयर करना, क्या शेयर करे, माई स्टोरीज, और स्टोरीज के अलावा इनसाइट्स, किसके साथ में, विथ अ वाइडर ऑडियंस, मतलब एक बड़े लेवल के ऑडियंस की हम बात कर रहे हैं, अ वाइडर ऑडियंस भी लिखना यहाँ पे एकदम करेक्ट है। सो एरर आपका अल्टीमेटली इसी पार्ट में है, लेकिन ध्यान रखना इसमें अ सेकंड लिखना
एब्सोल्युटली करेक्ट है। आपको कुछ लोग मिल सकते हैं जो कि कहेंगे कि ये गलत है, बट दैट्स नॉट द केस, है ना। तो ध्यान रखना इस चीज को। देखिएगा, ऑल्दो द टीम हैड ट्रेन्ड डिलीजेंटली फॉर मंथ्स, बेशक टीम ने महीनों तक बड़ी तगड़ी तैयारी कर चुकी थी टीम, है ना। दे हैड स्टिल ओवरवेल्म्ड बाय द ओपोनेंट्स अनएक्सपेक्टेड टैक्टिक्स। ये हमने अपनी बुक में भी दिया था और बाकी जगह भी ये बात बताई है कि आपको ना एक बात जो समझ आनी चाहिए बहुत अच्छे से, वो है एक्टिव का और पैसिव का डिफरेंस। क्या डिफरेंस होता है सर एक्टिव में और पैसिव में? देखिएगा, जब सब्जेक्ट आपका जो वर्ब है, देखो कोई भी सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो सेंटेंस में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, पहला होता है आपका सब्जेक्ट और दूसरा होता है आपका वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब का जो रिलेशनशिप है वो डिसाइड करता है कि हमें एक्टिव लगाना है या हमें पैसिव लगाना है। अगर जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब का एक्शन है उसमें अगर हम ये रिलेशन कहें कि सब्जेक्ट उस एक्शन को परफॉर्म करेगा, जैसे मैंने कहा सी वेंट देयर, अब गो या वेंट बेसिकली आपका एक्शन है, उसको परफॉर्म करने वाला कौन है? सी, जो कि एक लड़की है, तो वो परफॉर्म कर रही है, तो यानी कि एक्टिव फॉर्म में लिखा सी वेंट देयर। लेकिन मैं ये कहूं कि द पिज्जा वॉज ईटन, तो ईट का और पिज्जा का क्या रिलेशन है? पिज्जा ने किसी को खा लिया? नहीं, पिज्जा को खाया गया। इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है ये बेसिकली आपका कैसा है कि सब्जेक्ट वर्ब वाले एक्शन को परफॉर्म नहीं करता है, उस एक्शन को कोई और कर रहा है। दैट मीन्स ऐसे केस में हमें कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए? पैसिव स्ट्रक्चर चाहिए। और अगर पैसिव स्ट्रक्चर चाहिए इसीलिए हम कहते हैं द पिज्जा वॉज ईटन। सिमिलरली यहाँ पे आप देखिएगा, ऑल्दो सेंटेंस में आपका क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर ऑल्दो आपका सब्जेक्ट, सॉरी, ऑल्दो आपका एक कंजंक्शन है, नॉट सब्जेक्ट, ठीक है, फ्लो में भूल गया। द टीम आपका सब्जेक्ट है, हेड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ट्रेंड आपकी मेन वर्ब है, पास्ट का परफेक्ट टेंस आ गया आपका, ठीक है। और कैसे ट्रेन किया था? ट्रेंड हाउ? ट्रेंड डिलीजेंटली। हाउ का रिप्लाई एक एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, डिलीजेंटली आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। कितने टाइम तक? क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो आपका ड्यूरेशन आ गया फॉर मंथ्स, महीनों तक। अब आप कॉमा लगा के मेन क्लॉज शुरू कर सकते हैं, ऑल्दो के साथ में आपने सबऑर्डिनेट क्लॉज लिख रखी थी। दे आपका सब्जेक्ट है, दे यानी कि टीम की बात कर रहे हैं, टीम मेंबर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। दे हैड स्टिल ओवरवेल्म्ड बाय द ओपोनेंट्स अनएक्सपेक्टेड टैक्टिक्स। अब ये जो ओवरवेल्म करा गया है ये इन्होंने किया है, टीम ने, या टीम को ओवरवेल्म कर दिया गया? आप कहोगे कर दिया गया। कर दिया गया है तो मेरे भाई आपको पैसिव सेंस चाहिए। पैसिव बनाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट आप लोगों की होती है वो हमेशा ये होती है कि बी की फॉर्म लगाओ पहले और फिर इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी प्लस V3 बेसिकली अगर आपको लगाना है तो आप आसानी से ये कह सकते हो, यहाँ पे बी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब यहाँ पे देखो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर इसको बी लगाना है आपको तो आप में से कुछ बच्चों के मन में आएगा सर कि यहाँ पे है, क्यों ना हम हेड बीन लगा दें। लेकिन हेड बीन लगाने से क्या हो जाएगा? दो जगह आपका पास्ट का परफेक्ट टेंस आ जाएगा। सामान्यतः ऐसा बहुत रेयर होता है कि मतलब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में भी परफेक्ट टेंस आ जाए पास्ट का और मेन क्लॉज में भी पास्ट का सब मतलब परफेक्ट टेंस आ जाए। इट इज क्वाइट रेयर। और अगर ये रेयर है तो इसको हमें क्या करना चाहिए? हमें ये देखना चाहिए कि हमें कहां पे परफेक्ट की जरूरत है और कहां पे इंडेफिनिट की। अगर आप इस तरीके से एक टाइमलाइन खींच देते हैं तो आप यहाँ पे क्या पाओगे कि मान लेते हैं आज हम प्रेजेंट में हैं, ठीक है। हमने कहा कि टीम ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। प्रिपेयर कहां पे किया था? पास्ट ऑफ पास्ट में। तो इसका मतलब क्या है कि उनको ओवरवेल्म कहां पे किया गया? पास्ट में। यहाँ पे ओवरवेल्म कर दिया गया। और प्रिपेयर कब किया था? इससे पहले, यानी कि पास्ट ऑफ पास्ट। अगर ये है तो ये तो सिंपल पास्ट है, और अगर ये पास्ट है यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट का पैसिव बनाने के लिए वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहां पे अगर आप वर लिख दोगे सो दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। सो दे वर स्टिल ओवरवेल्म्ड बाय द ओपोनेंट्स अनएक्सपेक्टेड टैक्टिक्स, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। ड्यू टू द पैंडेमिक द प्राइसेस ऑफ मेडिसिन इंक्रीज्ड एवरी डे सिंस लास्ट दिसंबर। जैसे आप देखोगे पैंडेमिक की वजह से, ड्यू टू द पैंडेमिक की वजह से द प्राइसेस ऑफ मेडिसिन, जो मेडिसिन के प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो गए एवरी डे, यानी कि हर दिन। देखो एक तो एवरी डे इंक्रीज हो रहे हैं तो यानी कि इंक्रीज चल रहा है। चलती हुई चीजों के लिए हमें इंडेफिनिट टेंस जनरली नहीं लगाना चाहिए पास्ट का, है ना। सो एक तो ये बात होगी। दूसरा सिंस आ रखा है। ये बात हमने बड़ी स्पेसिफिकली आपको बहुत बार पढ़ाई है, बताई है कि सिंस के साथ में हमें कभी भी इंडेफिनिट टेंस का यूज नहीं करना चाहिए। सिंस के साथ में या तो परफेक्ट टेंस आता है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। अगर आपको लगता है कि कंप्लीशन का सेंस है एक्शन में तो परफेक्ट टेंस लगाइए। अगर आपको लगता है कि कॉन्टिन्यूटी का सेंस है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाइए। जनरली जब हम किसी वर्ब का रिजल्ट दे देते हैं, किसी एक्शन का रिजल्ट दे देते हैं तो परफेक्ट टेंस आता है, या कोई स्टेटिव वर्ब दे देते हैं तो परफेक्ट टेंस आता है। लेकिन यहाँ पे ना तो एक्शन का रिजल्ट दे रखा है
हम लोगों ने, और ना ही आपका स्टेटिव वर्ब है। रिजल्ट कैसे देते हैं? जब वर्ब के ऑब्जेक्ट में कोई नंबर मेंशन कर देते हैं, सामान्य तो उसको रिजल्ट मान लिया जाता है। लाइक मैंने ये लिखा, विराट कोहली हैज स्कोर्ड लाइक 80+ सेंचुरीज सिंस 2008, तो सिंस के साथ में हैज स्कोर्ड लिखा बिकॉज स्कोर वर्ब का ऑब्जेक्ट है 80+ सेंचुरीज, एक नंबर मेंशन कर दिया, सो इट विल वर्क लाइक अ रिजल्ट, है ना, एक रिजल्ट के तरीके से ये काम करेगा। सो हम आसानी से कह सकते हैं कि इस तरीके से परफेक्ट टेंस लगा सकते हैं। लेकिन यहां पे तो हम कह रहे हैं कि ये जो फ्यूल के प्राइसेज हैं, मतलब प्राइसेज ऑफ मेडिसिन है, नॉट फ्यूल, ये तो बढ़ रहे हैं। अगर बढ़ रहे हैं एवरी डे, प्रत्येक दिन, तो यहाँ पे रिजल्ट नहीं है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। और अगर एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाना चाहिए। सो हैज बीन इंक्रीजिंग भी नहीं लिखेंगे, हैव बीन लिखना पड़ेगा, बिकॉज प्राइसेस आपका सब्जेक्ट है। सो प्राइसेस ऑफ मेडिसिन हैव बीन इंक्रीजिंग एवरी डे। गॉट माई पॉइंट? देखो, आई एम नॉट जस्ट एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन, मैं आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी दे रहा हूं जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। सो सिंस लास्ट दिसंबर यानी कि पिछले दिसंबर से अब तक की बात कर रहे हैं। तो सिंस के साथ में जब लास्ट वगैरह ये लिखते हैं तो जनरली आर्टिकल द नहीं आते हैं। सिंस लास्ट जनवरी, लास्ट दिसंबर, इनमें आर्टिकल द वगैरह कभी मत लगाना, ठीक है। सो कौन से वाले पार्ट में एरर हो जाएगा? आप कहोगे ये इंक्रीज्ड वाले में एरर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक पॉपुलर बिलीफ और है, काफी सारी बुक्स में भी ये पॉइंट दिया गया था पहले, आजकल हटा दिया लोगों ने, लेकिन आप पहले देते थे, ठीक है, कि ड्यू टू से सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं कर सकते। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है बहुत सारे बच्चों के मन में कि ड्यू टू सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आता है। ड्यू टू धूमधाम से एकदम बैंड बाजा बारात के साथ में सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला जो आपका क्वेश्चन है, डॉक्टर सिन्हा हैज ब्रॉट अबाउट अ न्यू बुक ऑन सोशल इंपैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। जैसे ही आप देखोगे, डॉक्टर सिन्हा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ब्रॉट आपका बेसिकली क्या है? मेन वर्ब है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बेसिकली ब्रॉट ब्रिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब देखो, ब्रिंग अबाउट एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मीनिंग होता है कि कोई चीज टू कॉज टू हैपन, कोई चीज कॉज करना, होने के लिए, ठीक है। लेकिन नई बुक को कोई कॉज थोड़ी करता है, बुक्स आर पब्लिश नॉट कॉज्ड, है ना, बुक्स को कॉज नहीं करते, पब्लिश किया जाता है। और पब्लिश करने के लिए आपकी जो फ्रेजल वर्ब होती है दैट इज ब्रिंग आउट। सो ब्रिंग आउट अगर आपकी फ्रेजल वर्ब होती है तो ब्रिंग अबाउट नहीं, ब्रिंग आउट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो डॉक्टर सिन्हा हैज ब्रॉट आउट अ न्यू बुक, एक न्यू बुक जो कि बेस्ड है किस पे? ऑन सोशल इंपैक्ट। सोशल इंपैक्ट भाई किसका? सोशल इंपैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर का सोशल इंपैक्ट क्या होता है, ठीक है, इस पे बेस्ड है वो। तो आप कह दोगे कि बाकी सारा पार्ट सही लग रहा है, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है। सो नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका, वैसे बेटर आंसर होता सोशल इंपैक्ट्स अगर होता, लेकिन सिंगुलर फॉर्म में ये, क्योंकि इंपैक्ट को समटाइम्स वी कैन ट्रीट एज एन अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, इंपैक्ट को हम अनकाउंटेबल नाउन के तरीके से भी ट्रीट कर सकते हैं। सो इट वुड स्टिल वर्क, ठीक है। देखिए, जैसे कि मैं दिखा देता हूं आपको एक बार डिक्शनरी में भी, ठीक है। मैं अक्सर करके डिक्शनरी का रेफरेंस इसलिए देता हूं बिकॉज डिक्शनरी वो सोर्स है आपके सामने जो कि आप ऑथेंटिक मान सकते हैं, है ना। बाकी बुक्स वगैरह जो लोकल ऑथर्स के द्वारा लिखी जाती हैं वो जनरली हम मानते नहीं है, ठीक है। जैसे अब आप देखोगे ना, जनरली हम इंपैक्ट्स लिखते हैं, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे ये काउंटेबल भी हो सकता है और इट कुड बी अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों तरीके से काम कर सकता है। तो ये आपका बेसिकली, इसीलिए यहाँ पे इंपैक्ट को हमें आर्टिकल लगाने या प्लूरल फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे भी काम कर जाएगा, ठीक है। सो डॉक्टर सिन्हा हैज ब्रॉट आउट अ न्यू बुक ऑन सोशल इंपैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है आपका, द प्रिंसिपल गेव अप द प्राइजेस टू द विनर्स ऑन रिपब्लिक डे। अब देखो, ये द प्रिंसिपल सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। अब देखो, गेव अप करने का मतलब होता है किसी के सामने हार मान लेना, बट प्राइजेस को गेव अप थोड़ी ना करते हैं। देखो, या तो प्राइजेस के लिए गिव अवे कर देते हैं, गिव अवे द प्राइजेस, या फिर जस्ट गिव अप भी लिख देंगे ना तो भी दिक्कत नहीं है। सो द प्रिंसिपल गेव द प्राइजेस टू द विनर्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्राइजेस दिए किसको दिए? विनर्स को दिए। बाकी आप चाहें तो गिव अवे द प्राइजेस भी कर सकते हैं। डिक्टो यही क्वेश्चन आपका सीएचएसएल में भी पूछा गया था, ये मैंने कवर भी किया था वीडियो में, ठीक है। जो सीजीएल के लिए मैराथन्स मैंने लगाए थे उनमें कवर किया था, तो आप वहां से भी इसको देख सकते थे, ठीक है। आगे देखेंगे, टू द विनर्स ऑन रिपब्लिक डे। सो किसको दिए गए प्राइजेस? तो प्राइजेस दिए गए, किसको दिए गए? तो टू आपका रेसिपिएंट को दिखाता है। कौन था रेसिपिएंट? तो विनर्स थे।
कब दिए गए? ऑन रिपब्लिक डे। आप में से कुछ बच्चों को लग सकता है सर रिपब्लिक डे के साथ आर्टिकल द नहीं आएगा, नहीं आता मेरे भाई, रिपब्लिक डे के साथ आर्टिकल द नहीं आता है। अगर आपने नोटिस किया हो शुरुआत में एक क्वेश्चन था ऑन द रिपब्लिक डे परेड, सो वहां परेड की वजह से आर्टिकल द था, ना कि रिपब्लिक डे की वजह से, ठीक है। सो आप आसानी से कह सकते हो, इस वाले पार्ट में आपका एरर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है बर द लाइक ऐसे करते हैं ना, ये होता है एक्चुअली में, और ये हम कब करते हैं? ठंड लग रही होती है, ये वाली जो साउंड है ना, ये बर्न तो वैसे हंसी मजाक के लिए मैं बोल देता हूँ, बाकी ये वाली साउंड है जो हम मुंह से करते हैं ना अक्सर करके, ये वाली। सो ये जो साउंड होती है ये कब निकालते हैं? जब हमें बहुत ठंड लगती है ना, अगर ठंड लगती है तब ये साउंड निकालते हैं। तो द सिटी व्यू फ्रॉम द एफिल टावर इज अमेजिंग। हमने कहा कि यार देखिए क्या मस्त व्यू है एफिल टावर का। सो द सिटी व्यू आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है, कहां से? तो फ्रॉम प्रेपोजिशन है, और कहां से है? तो एफिल टावर से, तो ये आपका प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एफिल टावर के साथ द आपका आता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इज, क्योंकि व्यू आपका सिंगुलर नाउन है तो इज इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। वो कैसा है? अमेजिंग है, अमेजिंग एक एडजेक्टिव है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। अब आप कहोगे सब कुछ तो सही है, गलत क्या है? सर ये देखो ना, ये हम ठंड में करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्यों लगा दिया? ये थोड़ी कहेंगे सिटी व्यू बहुत अमेजिंग है, that should sound ridiculous, है ना। सो बड़ा अजीब लगेगा। ऐसे केस में हमें ऐसा कोई इंटरजेक्शन लिखना है जो कि यहां पर काम कर जाए, क्योंकि सिटी व्यू को हमने अमेजिंग बताया, तो कुछ ऐसा लिख दीजिए, वाओ द सिटी व्यू फ्रॉम द एफिल टावर इज अमेजिंग, वाओ लिख दीजिए, काम चल जाएगा। नहीं, नेक्स्ट, Having known that the train was already on the platform, they ran fastly to catch it। देखो ये जो इसमें एरर दिया है दैट्स लाइक ब्लंडर है ना, बट इसमें और भी एरर है। हैविंग से सेंटेंस शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे एक पार्टिसिपल क्लॉज का काम कर रहा होता है, एक पार्टिसिपल को इंट्रोड्यूस कर रहा है ना। सो हैविंग क्योंकि आपका पार्टिसिपल है, लेकिन फिर भी हैव जब भी वर्ब आएगी, अगर इसके बाद में एक और वर्ब आएगी तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में आती है, तो इसीलिए हैविंग के साथ में नोन आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग नोन व्हाट, क्या जानते थे हम? जानते, ये जानते हुए, दैट कि द ट्रेन, कि वो ट्रेन जो थी एक डेफिनेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, ये पास्ट की एक घटना है। पास्ट की घटनाओं का जब हम सामान्यतः जिक्र करते हैं तो वहां पे चीजें डेफिनेट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, उसकी यथा स्थिति के कारण। हम जिस ट्रेन में चढ़ने वाले थे उसी ट्रेन की बात कर रहे हैं, इसलिए द ट्रेन लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अ ट्रेन लिख देंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे हम ट्रेन पकड़ने गए एंड अ ट्रेन वाज ऑन द प्लेटफॉर्म, इसका मतलब है हम कोई भी ट्रेन पकड़ सकते थे, जो प्लेटफॉर्म पे थी वही हमने पकड़ ली, है ना। सो अ ट्रेन यहाँ पे काम नहीं कर सकता है, द ट्रेन बेसिकली यहाँ पे काम करेगा। सो वॉज आपका बेसिकली क्या है यहाँ पे? आप कहोगे वर्ब है आपकी, ठीक है। वॉज कहां पे थी ट्रेन? ऑलरेडी ऑन द प्लेटफॉर्म। देखो पहला तो जो गलती है वो ऑन द प्लेटफॉर्म नहीं, एट द प्लेटफॉर्म। आपको पता होना चाहिए जब हम ऑन की, एट की और इन की बात करते हैं, इनको हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज किसी के अंदर हो। लाइक एक बार गैस कीजिए, ये है, ठीक है, ये पानी है, द वाटर इज इन द बॉटल, बॉटल के अंदर है। लेकिन लाइक मान लीजिए मैं एक वो करता हूं, ठीक है, जस्ट ये मान लेते हैं एक लेबल है और एक लेबल इस बॉटल पे चिपका हुआ है। सो देयर इज अ लेबल इन द बॉटल या ऑन द बॉटल? आप कहोगे सर ऑन द बॉटल, या एट द बॉटल? आप कहोगे सर ऑन द बॉटल, बिकॉज क्योंकि ये इसके सरफेस के तरीके से इस पे चिपका हुआ है ना। तो सरफेस जब भी यूज होगा तो ऑन का यूज कर लेते हैं। लेकिन मेरे भाई हम एक प्रेपोजिशन एट भी लगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए डोर है, दरवाजा है, ठीक है। सो दरवाजे में मान लो 10 होल हो रखे हैं, सो देयर आर 10 होल्स ऑन द डोर, एट द डोर या फिर इन द डोर। आप कहोगे दरवाजे के अंदर है होल, तो अगर अंदर है तो इन द डोर। एक नोटिस दरवाजे पे है, देयर इज अ नोटिस ऑन द डोर, एट द डोर या फिर इन द डोर, क्योंकि नोटिस एज सरफेस दरवाजे को यूज कर रहा है, सो देयर इज अ नोटिस ऑन द डोर। लेकिन एक लड़की दरवाजे पर है, सो देयर इज अ गर्ल ऑन द डोर या एट द डोर। अब ऐसा तो है नहीं कि लड़की दरवाजे पर मक्खी की तरह से चिपकी हुई है, नहीं। सो देयर इज अ गर्ल एट द डोर। जब हम किसी के नियर होते हैं ना, जब हम जस्ट लोकेशन बता रहे हैं किसी चीज की, कोई चीज है कहां, लोकेशन, सरफेस जब नहीं यूज होगा ना तो फिर ऑन नहीं लगा पाएंगे। सो देयर इज अ गर्ल एट द डोर। लेकिन अगर हम ये कह दें कि मच्छर बैठा है डोर पे, सो देयर इज अ मॉस्किटो एट द डोर और ऑन द डोर। अब आपको ऑन द डोर कहना पड़ेगा क्योंकि मॉस्किटो एक सरफेस के तरीके से डोर को यूज कर रहा है। एट द डोर कह दोगे तो ऐसा लग रहा है जैसे दरवाजे पे मच्छर है, जाओ दरवाजा खोल के आओ, देयर इज अ मॉस्किटो एट द डोर, है ना। सो वो गलत सेंस आ जाएगा आपका, गॉट माय पॉइंट। तो
आप कह सकते हो कि एट का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम सर्फ उसके किसी के ना नियर होते हैं, एक तरीके से सरफेस वाइज टच नहीं कर रहे हैं लेकिन लोकेशन वही है। जैसे अगर मैं ये कह दूं कि देयर इज अ कार ऑन द रेड लाइट, तो इसका मतलब हो जाएगा रेड लाइट के ऊपर है, सरफेस के तरीके से रेड लाइट के ऊपर कार है, इसीलिए हम कहते हैं देयर इज अ कार एट द रेड लाइट। तो एट इसीलिए लिखते हैं बिकॉज उसकी लोकेशन वो रेड लाइट वाली है, बट दैट डजंट मीन कि वो रेड लाइट के ऊपर बैठी है। सिमिलरली अगर हम ये लिख देंगे कि द ट्रेन वॉज ऑलरेडी ऑन द प्लेटफॉर्म, सो ऑन द प्लेटफॉर्म का मतलब ये हो जाएगा जैसे ये प्लेटफॉर्म है, मान लेते हैं ये ट्रेन ज्यादा सही है, ठीक है, और ये मान लेते हैं कि ये प्लेटफॉर्म है, यहां पे लोग घूम रहे हैं, ट्रेन कहां पे आती है, शू शू करते आएगी, बगल में आके ऐसे खड़ी हो जाएगी, क्या ट्रेन प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाएगी? ट्रेन प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाएगी तो पैसेंजर कहां जाएंगे भाई? पैसेंजर भी तो कहीं जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन जो आती है, ट्रेन नेवर कम्स ऑन द प्लेटफॉर्म, द ट्रेन कम्स एट द प्लेटफॉर्म, ठीक है। हालांकि जो अनाउंसमेंट हो रही होती है ना, वहां पे भी वो लोग गलत बोल देते हैं, अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर दिस दिस दिस, गलत होता है वो, ठीक है। सो द पैसेंजर्स स्टे ऑन द प्लेटफॉर्म एंड द ट्रेन स्टे एट द प्लेटफॉर्म, ठीक है। जो तो ट्रेन स्टेज एट द प्लेटफॉर्म, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे स्टे करती है। तो ये आपको मतलब क्लियर होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें यही गलती हो जाएगी। और दूसरी मिस्टेक इसमें और क्या है आगे देखेंगे। दे रैन, दे सेंटेंस का सब्जेक्ट, रैन आपकी मतलब वर्ब है, और फास्टली जैसा कोई शब्द नहीं होता, फास्ट होता है, एडजेक्टिव भी फास्ट होता है और एडवर्ब भी। और क्यों भागे थे तो टू कैच इट यानी कि ट्रेन, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी का लग रहा हो तो मैं आप एक बार दिखा भी देता हूं, ठीक है। सो प्लेटफॉर्म सर्च कर लेते हैं ना डिक्शनरी में। सो प्लेटफॉर्म के लिए जब एग्जांपल्स आप देखोगे, सो द ट्रेन नाउ स्टैंडिंग एट प्लेटफॉर्म 1, क्या है एट प्लेटफॉर्म। ड्रू इनटू द प्लेटफॉर्म का मतलब है प्लेटफॉर्म में टक्कर मार दी, वो अलग सेंस है यहाँ पे, है ना। द कपल मेट ऑन अ ट्रेन प्लेटफॉर्म, अगर कपल है तो कपल ऐसा तो है नहीं कि दो ट्रेन मिलके कपल बन गए हों, है ना, ट्रेन तो नहीं है, लोग हैं तो ऑन द प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है, लेकिन ट्रेन है तो एट द प्लेटफॉर्म। और भी एग्जांपल्स अगर आप देखना चाहें, द नेक्स्ट ट्रेन टू डिपार्ट फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 2 फ्रॉम, तो ठीक है, द ट्रेन एट प्लेटफॉर्म 3, द वेटिंग रूम ऑन प्लेटफॉर्म 7, क्योंकि वेटिंग रूम प्लेटफॉर्म के साइड में नहीं होता है, वो प्लेटफॉर्म पर ही होता है, तो ऑन द प्लेटफॉर्म आ जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट, है ना, पता चल गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहां पे बेसिकली ऑन नहीं एट आना चाहिए था। सो दे रन फास्ट टू कैच इट। तो एसएससी ने जो आंसर दिया इट वाज मतलब दिस वन, क्योंकि ये ब्लंडर है, लेकिन हाँ ये भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते आप, यू कांट जस्टिफाई इट, है ना। तो ये भी आपका बेसिकली एरर होना चाहिए था। सो क्वेश्चन को एसएससी को आंसर चेंज करके बेनिफिट टू ऑल करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, दीपा एंड सीमा आर बोथ गुड विथ रनिंग, बट दीपा इज ऑल्सो गुड एट कैचिंग द बॉल एंड थ्रोइंग इट टू द राइट कॉर्नर इन टाइम। जैसे ही आप देखोगे दीपा एंड सीमा दो लोग हैं, दोनों बेसिकली कैसे हैं, बोथ लगा रखा है क्योंकि दो के लिए तो बोथ सही है। प्लूरल आपकी मतलब सब्जेक्ट बन जाएगा, दो लोग हैं तो आर वर्ब आ गई। आर के साथ में क्योंकि इज एम आर के साथ एडजेक्टिव्स आ जाते हैं तो एट आ गया आपका, मतलब गुड आ गया आपका। और गुड एक एडजेक्टिव है जिसके साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। गुड एट समथिंग, बैड एट समथिंग होता है, एक्सपर्ट एट समथिंग होता है, टेरिबल एट समथिंग होता है। तो ये सारे जब स्टैंडर्ड दिखाना होता है ना हमें किसी चीज का, स्टैंडर्ड को दिखाने के लिए हम बेसिकली एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं एडजेक्टिव्स के साथ में, ठीक है। सो गुड एट प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई रनिंग। बट आपका क्या आ गया, कंजंक्शन आ गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। दीपा इज ऑल्सो गुड एट, अब देखो गुड एट आगे आ रखा है, कैचिंग द बॉल, लेकिन दीपा जो है बेसिकली बॉल को कैच करने में भी अच्छी है, एंड थ्रोइंग इट, थ्रोइंग बेसिकली देखो एंड से दो आपके आईएनजी फॉर्म जोड़ रखे हैं, कैचिंग एंड थ्रोइंग इट यानी कि बॉल टू द राइट कॉर्नर, राइट कॉर्नर में इन टाइम और ऑन टाइम दोनों सही होते हैं। इन टाइम का मतलब है समय से काम कर देना, और ऑन टाइम का मतलब है समय पर काम करना, ठीक है। सो आप आसानी से आंसर मार्क कर सकते हैं इसका, गुड विथ रनिंग नहीं, गुड एट रनिंग होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, पीपल एडमायर्ड हिम। पीपल सेंटेंस का सब्जेक्ट है, क्योंकि एक जनरल सेंस दे रहा है इसलिए आर्टिकल की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। एडमायर्ड आपकी वर्ब है, किसको एडमायर किया, हिम, किसी व्यक्ति की यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है। फॉर आपका यहाँ पे कंजंक्शन है, कंजंक्शन बेसिकली सबऑर्डिनेटिंग नहीं कोऑर्डिनेटिंग होता है, कारण को बताता है, ठीक है। सो पीपल एडमायर्ड हिम, वाई, क्यों, फॉर। ही सेंटेंस का सब्जेक्ट आ गया, लिव्ड, क्योंकि पास्ट की बात चल रही है तो लिव्ड आपका एकदम करेक्ट है।
कैसे जिया था? बाई द सेम प्रिंसिपल्स, वो उन्हीं प्रिंसिपल से जिया था दैट ही प्रीच्ड, जो वो प्रीच करता था। अब जैसे आप इसको देखते हैं, प्रिंसिपल्स लिखा है मेरे भाई, प्रिंसिपल दो होते हैं, एक तो PRINCIPAL और एक होता है PRINCIPLE। जो PAL होता है उस प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य, खास करके किसी स्कूल कॉलेज का प्रिंसिपल, ठीक है। हालांकि प्रिंसिपल को एडजेक्टिव के रूप में, मुख्य के सेंस में भी यूज कर लेते हैं उसको। नाउन के रूप में तो बेसिकली वो प्रिंसिपल स्कूल का ही होता है। लेकिन दूसरा वाला जो प्रिंसिपल होता है उसका मतलब होता है, उसको जनरली प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है, और उसका मतलब होता है जो आपके सिद्धांत होते हैं। और यहाँ पे सिद्धांतों की बात चल रही है, इसीलिए ये वाला प्रिंसिपल्स नहीं आएगा, आपको लिखना चाहिए PRINCIPLES, प्रिंसिपल्स दैट ही प्रीच्ड, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये वाले ऑप्शन में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, वी वर ऑन द वे टू द पार्टी सडनली देयर विल अ हैवी डाउनपोर। जैसे ही आप देखोगे वी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वर आपका बेसिकली वर्ब है, ठीक है। सो वी वर, क्योंकि वी प्लूरल होता है तो वर इसके साथ में सही है। देखो आप में से बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके बाद में या तो नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा, प्रेपोजिशंस नहीं आ सकते। दैट्स मिसकॉन्सेप्शन अगेन, ठीक है। सो एक ये भी मिसकॉन्सेप्शन होता है बच्चों के माइंड में, खूब आते हैं यार। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी की किसी भी फॉर्म के बाद में एडवर्ब्स लगाना कंप्लीटली पॉसिबल है। कौन से एडवर्ब्स नहीं लगाते वो आपको समझ आना चाहिए। एडवर्ब ऑफ मैनर्स नहीं आते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं आते हैं भाई, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली मैनर कोई तरीका होता है, और तरीका बेसिकली किसी काम के करने का होता है, ना कि व्यक्ति का। और यहां पे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति का कोई स्थान तो हो सकता है। कहां है कोई व्यक्ति? आई एम इन दिल्ली, वेरी मच पॉसिबल। आई एम हियर, वेरी मच पॉसिबल। अभी मत कह देना यहाँ पे हियर एम के बाद आया है, सो हियर शुड बी शुड बी एन एडजेक्टिव, नहीं है वो एडवर्ब, बिकॉज वो प्लेस बता रहा है, मैं कहां हूं, मेरा प्लेस। ऐसे ही वी वर ऑन द वे, हम रास्ते में थे, ऑन द वे थे, वेरी मच पॉसिबल। इसमें कोई एक्शन ऑन द वे होगा या कोई पर्सन ऑन द वे होगा? द आंसर इज पर्सन ऑन द वे होगा। और अगर पर्सन ऑन द वे होगा, दैट ऑब्वियसली मींस कि हम आसानी से यहां पे ऑन द वे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, न सिर्फ हम प्लेस के सेंस के प्रेपोजिशंस लिख पाते हैं और एडवर्ब्स लिख पाते हैं, टाइम के भी लिख सकते हैं। आई एम ऑन टाइम, मैं समय पर हूं, आई एम ऑन टाइम कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? वेरी मच पॉसिबल अगेन। तो आप कह सकते हो देवर ऑन द वे, सो ऑन प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है द वे, इस पार्ट में कोई एरर नहीं है, ठीक है। और किस चीज के लिए ऑन द वे थे? टू द पार्टी। तो वे बेसिकली रास्ते को दिखा रहा है, और रास्ते की डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन को दिखाने के लिए टू प्रेपोजिशन आ जाता है, और टू द पार्टी उसका बेसिकली क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। गॉट माई पॉइंट। सडनली, अचानक से, ये बेसिकली आपका एक कंजंक्टिव एडवर्ब का काम कर रहा है, सडनली। अब ये कंजंक्टिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? ये दो सेंटेंसेस के बीच में मीनिंग कनेक्शन बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एक होता है सेंटेंसेस का बेसिकली ग्रामेटिकल कनेक्शन बनाना, एक होता है मीनिंग कनेक्शन बनाना। मीनिंग कनेक्शन बनाते हैं आपके, ये सडनली हो गया। सो देयर बेसिकली आपका क्या है? एक एडवर्ब होता है, सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करता है, नई को, नई क्लॉज को। तो आप ये कह सकते हो एक नई क्लॉज आ गई यहां पे, क्योंकि ये ना सेमीकोलन आया, इसीलिए बिना कंजंक्शन के हम सेंटेंस लिख पा रहे हैं दूसरा, ठीक है। अगर यहीं पे सिंपल कॉमा होता तो दूसरा सेंटेंस ऐसे नहीं लिख पाते, हमें कुछ ना कुछ जोड़ने के लिए चाहिए होता। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये सेमीकोलन बोला जाता है, ये वाला। ये एक तरीके से वही काम करता है जो फुल स्टॉप करता है, लेकिन फुल स्टॉप क्या है? दो सेंटेंसेस को जुदा कर देता है। ये बेसिकली वो कहते हैं ना, मिल के मतलब बिछड़ के भी कहीं बाकी है, जुदा होके भी तू कहीं मुझ में बाकी है, वही वाला सेंस है इसका, कि अलग तो कर देता है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कनेक्शन रह जाता है, पूरे तरीके से अलग नहीं करता। इसलिए जनरली जब कंजंक्टिव एडवर्ब्स लगाते हैं हम, तो फुल स्टॉप ना लगा के सेमीकोलन लगाना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो सडनली आपका आ गया, सडनली आ गया, तो ये कंजंक्टिव एडवर्ब होता है, अचानक से, है ना। देयर आपका बेसिकली एडवर्ब होता है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है। सेंटेंस का सब्जेक्ट बेसिकली वर्ब के बाद आता है, तो हैवी डाउनपोर। सबसे पहली बात तो यह है कि विल के बाद में हैवी डाउनपोर कैसे लिख सकते हो भाई? आपको वर्ब चाहिए, विल अगर वर्ब आपने लिख दिया तो ये मॉडल है, मॉडल के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म चाहिए, यहाँ पे तो बेस फॉर्म है ही नहीं, तो पहला तो इसलिए विल गलत है। दूसरा, शुरुआत में हम किस में चल रहे थे? पास्ट में। अब कुछ बच्चे पता है क्या करेंगे? विल की जगह वुड कर देंगे। बस मैं यही नहीं चाहता हूं कि आप जस्ट रट्टा मार के बैठे रहो, पास्ट था तो विल नहीं वुड आएगा। नहीं मेरे दोस्त, विल की जगह वुड का रट्टा नहीं मारना है। आप खुद से ये देखो कि यहाँ पे ऐसी वर्ब चाहिए हमें जो कि हैवी डाउनपोर को जस्टिफाई करते। यहां पे आपको बी की फॉर्म चाहिए, सो देयर वॉज
अ हैवी डाउनफॉर, यानी कि आपको वॉज का यूज करना पड़ेगा विल की जगह, तभी ये सेंटेंस को आप जस्टिफाई कर पाओगे। ठीक है, वैसे भी यहाँ पे वुड वगैरह नहीं आएगा क्योंकि आगे फ्यूचर की बात नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, सो आप कह सकते हो ये वाला पार्ट। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, ही नेवर टॉक्स फॉर एनीबडी। देखो टॉक टू समवन होता है, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ही नेवर टॉक्स टू एनीबडी, ही इज अलोन ऑल डे, वो पूरा दिन अलोन रहता है। ठीक है, वो पूरा दिन अलोन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे ना ऑल डे का मतलब फॉर ऑल डे है, मतलब डेली का डेली रहता है वो, ऑल डे एक ड्यूरेशन को बता रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे, द पुलिस टोल्ड द एजिटेटर्स, एजिटेटर्स का मतलब होता है जो वहां पे एजिटेशन कर रहे थे, जो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्टर्स। सो पुलिस ने प्रोटेस्टर्स से बोला, क्या बोला, टू बैक इन। भाई मेरे भाई बैक इन जैसा फ्रेजल वर्ब नहीं होता है, हमें बैक ऑफ लिखना होता है अगर किसी को वापस जाने के लिए बोलना है, टू बैक ऑफ, बैक ऑफ करना यानी वापस होना। एल्स बेसिकली यहाँ पे भी देखो ये कॉमा से जुड़ रखा है, हालांकि यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना बेटर होता, लेकिन फिर भी ये एल्स आपका एडवर्ब है, इसको कंजंक्शन समझने की गलती मत करना। ठीक है, सो बैक ऑफ में तो एरर है ही, बाकी एसएससी थोड़ा ध्यान कम देता है, यहाँ पे कायदे से सेमी कॉलन लगाना इनको चाहिए था, तब आपका सेंटेंस बेटर होता। सो एल्स बेसिकली एक एडवर्ब होता है, और एल्स एक कंजंक्शन होता है, अदरवाइज एक एडवर्ब होता है। हालांकि फ्रीक्वेंटली ऐसा देखा गया कि एल से अदरवाइज से सेंटेंसेस एसएससी जोड़ देता है और सिर्फ कॉमा लगा देता है। अगर कॉमा भी ना लगा रखा हो तो पक्का गलत है, लेकिन कॉमा लगा रखा हो या सेमी कॉलन लगा रखा हो तो चल जाता है। ठीक है, सो दे वुड लाठी चार्ज, अब यहाँ पे लाठी चार्ज को एज अ वर्ब यूज किया गया, ध्यान रखेंगे लाठी चार्ज यहाँ पे एक वर्ब है। ठीक है, वुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी गई है। नेक्स्ट देखेंगे आगे, ये बीच में एक मैं पता नहीं कैसे लिख दिया है, बाकी ये सारे के सारे पॉकेट रॉकेट में सब कुछ है। ये जो पिछला क्वेश्चन था ऐसा नहीं है कि ये नहीं था, पॉकेट रॉकेट में ये सब भी दे रखे हैं। ठीक है, ये तो फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब नहीं है, लेकिन जैसे ये दे रखा है, इससे पीछे वाला जैसे ये वाला था, ये वाला के पास्ट का रेफरेंस है तो पास्ट आएगा, ये सब दे रखे हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस कराए पॉकेट रॉकेट में सब हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, बट नंबर नहीं लिखा है, ये पता नहीं बीच में एक पर लिख दिया है, क्यों लिख दिया है। ठीक है, सो वी टुक डिनर, हमने डिनर किया कहाँ पे भाई, अ चाइनीज रेस्टोरेंट में, एक चाइनीज रेस्टोरेंट में। ठीक है, एंड और वी वर अमेज, एंड वर अमेज्ड, यानी हम अमेज्ड थे। वर आपकी वर्ब है, अमेज्ड आपका एडजेक्टिव है। अमेज्ड किस चीज को देख के अमेज्ड थे, तो टू सी, क्या, द इंटीरियर, भाई किस चीज के इंटीरियर की बात कर रहे हैं, रेस्टोरेंट की। भाई अब पहले रेस्टोरेंट लिख चुके हैं तो अ रेस्टोरेंट नहीं, आर्टिकल द आना चाहिए, आर्टिकल को रिपीट किया गया है, मतलब नाउन को रिपीट करते हैं तो आर्टिकल द लिखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे, मिस्टर अलीज शॉप इज फर्दर टू द हॉस्पिटल। मेरे भाई ध्यान रखेंगे पहली बात तो फर्दर टू लिखने का कोई सेंस नहीं है, फर्दर का मतलब होता है एडिशनल, एडिशनल टू द हॉस्पिटल कोई सेंस बनता है, डज इट मेक एनी सेंस, द आंसर इज नो। फिर आपको लगेगा सर फार्दर टू होना चाहिए, फार्दर टू मतलब दो चीजों में कंपैरिजन तो करो, देयर इज नो कंपैरिजन, हमें यहाँ पे लिख देना चाहिए फार फ्रॉम, हॉस्पिटल से बहुत दूर है, फार फ्रॉम द हॉस्पिटल, फार फ्रॉम द हॉस्पिटल। नेक्स्ट देखेंगे आगे, या फार ना लिख के ना हमें यहाँ पे अ लॉन्ग वे लिख दें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, सो ये भी ना लिख के हम अगर लिख दें अ लॉन्ग वे, अ लॉन्ग वे फ्रॉम, ये जनरली हमें लिखना होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में, फार को जनरली हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में लिखना अवॉइड करते हैं। सो अ लॉन्ग वे फ्रॉम लिख दो, ज्यादा अच्छा है। अगर यहाँ पे फार वाला ही लिखना है तो आप फारदर लिख दीजिए, वो चल जाता है आपका, है ना, लेकिन फार नहीं चलता। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका है बिग डाटा हैज इनंडेटेड। देखो ये एक्चुअली में स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन था, मैंने वहां पे रैंकर्स गुरुकुल वाली वीडियो में कराया था। सो INUN बेसिकली स्पेलिंग एरर है। नेक्स्ट देखेंगे, इट रेन अ लॉट इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। भाई बहुत सिंपल है, इट आपका सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है तो इट रेन्स अ लॉट आपको लिखना चाहिए, ना कि रेन अ लॉट, है ना। और इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के इस हिस्से में बहुत ज्यादा बारिश होती है। सी सिंग्स गुड, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सी सिंग्स हाउ, हाउ का रिप्लाई आपका एडवर्ब होता है, शुरुआत में बताया भी था, वेल आ जाएगा आपका आंसर, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, इन सम कंट्रीज यू आर नॉट एबल टू ड्रिंक अंटिल यू आर 21। अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन है ना। देखेंगे, इन प्रेपोजिशन है सेंटेंस का, मतलब एक प्रेपोजिशन है, शुरुआत में आ गया है, सम उसका मतलब सम कंट्रीज उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यू सेंटेंस का सब्जेक्ट है, आर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, मतलब आर आपकी वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, एबल आपका बेसिकली एडजेक्टिव है, और 2 + V1 आपका एक इन्फिनेटिव बन जाता है, अंटिल बेसिकली एक कंजंक्शन है, यू आर 21। अंटिल के साथ में हमें पता है सेल विल नहीं आता है, नॉट नहीं आता है, तो ये सब ठीक है। गलती कहां पे है, अब आपको ये पता होना चाहिए, जब हम कैन को यूज करते हैं ना तो कैन के दो मेजर यूसेज होते हैं। पहला कैन हम सभी जानते हैं कि कैन को एबिलिटी के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, एबिलिटी दिखाने के लिए। दूसरा मेरे भाई कैन को परमिशन के लिए भी यूज किया जाता है,
खास करके ऐसी परमिशंस जो पहले से गिवन होती हैं, ऑलरेडी ग्रांटेड परमिशंस के लिए भी यूज किया जाता है। किसको हम इसी को यूज करते हैं ना, आपके कैन को। अब हम कह सकते हैं आसानी से कि कैन को बेसिकली दो सेंस में यूज करते हैं। अब यहां पे देखिएगा, यू आर नॉट एबल टू ड्रिंक, हम कह रहे हैं कि जब तक आप 21 साल के नहीं हो जाते हो आप शराब नहीं पी सकते हो। ये एबिलिटी दिखाना चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आदमी एबल नहीं होगा पीने को, या फिर उसको परमिशन नहीं मिलेगी। आप कहोगे सर ये तो परमिशन का सेंस है, कुछ देशों में बैन लगा रखा है कि भाई जब तक 21 साल के नहीं होगे आप ड्रिंक नहीं कर सकते हो। सो एक बैन है, इसका मतलब है परमिशन को हटा लिया गया है। परमिशन के सेंस में आपको क्या लगाना चाहिए था, कैन। आप कहोगे सर कि सर जो आर नॉट एबल टू है इसकी जगह पे कैन नॉट लगा दो। कैन और कैन और नॉट को ध्यान रखना, जनरली साथ ही रखते हैं। कैन नॉट, यू कैन नॉट ड्रिंक, इस तरीके से लिख दो। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको एक तो यहां पे एरर करना पड़ेगा और एक यहां पे, दो पार्ट में एरर हो गया। इससे सेंटेंस करेक्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? दोनों में से किस पार्ट में एरर करें आप? इसका मतलब यह कि कुछ और तरीका ढूंढो। और तरीका देखोगे तो एबिलिटी को दिखाने के लिए कैन की जगह पर हम अक्सर करके लिख देते हैं बी की कोई भी फॉर्म, बी यानी इज, एम, आर प्लस में एबल टू लिख देते हैं कि नहीं लिख देते हैं? तो ये तो सिर्फ एबिलिटी के लिए लिखते हैं। लेकिन जब कैन का मतलब परमिशन होता है तो ऐसे केस में बी की फॉर्म लिख देते हैं और उसके बाद में अलाउड टू लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? अलाउड टू। आप आसानी से कह सकते हो क्योंकि ये परमिशन मांग रहा था। अगर परमिशन की बात थी तो एबल टू नहीं अलाउड टू हमें लिखना चाहिए। सो यू आर नॉट अलाउड टू ड्रिंक अंटिल यू आर 21। सो अ वेरी गुड क्वेश्चन है ना। बाकी कैन नॉट होता तो काम चल जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। टू ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फॉरवर्ड्स हैज प्लेड अलोंगसाइड डेविड बेकहम। जैसे देखोगे, देखो डेविड बेकहम आई गेस अब तो नहीं खेलते हैं जितना मुझे जानकारी है ना, मैं ज्यादा तो देखता नहीं। सो टू ऑफ द बेस्ट फॉरवर्ड्स, तो पहली बात तो हैज तो आ नहीं सकता है। वैसे प्लेड लिख देंगे तो ज्यादा सही है, हैव लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज एक पास्ट है, ये पास्ट नहीं है। ठीक है, हैज प्लेड नहीं होना चाहिए बेसिकली। बाकी हैव लिख भी दोगे तो गलत नहीं होगा एटलीस्ट, लेकिन हैज गलत है, ये श्योर है। अगर डेविड वो लोग अभी भी खेलते हैं तो हैव प्लेड लिखना चाहिए। और अगर डेविड बेकहम और जो दो बेस्ट फॉरवर्ड्स हैं वो अगर अब नहीं खेलते हैं तो आपको सिर्फ प्लेड से काम चलाने चाहिए। आरसेल्व्स शुड नॉट बोस्ट ऑफ वंस नॉलेज, भाई बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा ये भी देखो, मैं अब ध्यान दे रहा हूं, मैंने रैंकर्स गुरुकुल पे वीडियो कराई थी जब, शायद मैंने भी ध्यान नहीं दिया था। यहाँ पे आर सेल्स की जगह पे हम फटाफट से क्या कर देंगे, वी मार के चल देंगे। लेकिन नहीं मेरे भाई, आगे वंस लगा रखा है, इसका मतलब वी नहीं। वन शुड नॉट बोस्ट ऑफ वंस नॉलेज, वन आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट नहीं होता है। आगे देखेंगे अगला जो आपका क्वेश्चन है, ही ऑलवेज वांट्स टू बी इन द कंपनी ऑफ दोज हु आर इंटेलेक्चुअली सुपीरियर देन हिम। पूरा सेंटेंस ना समझा के बस अगर इतना भी समझ लो कि IOR वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके साथ टू का प्रयोग करते हैं, ना कि देन का। अच्छा दूसरा आप कहोगे सर सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, तो क्या हिम की जगह पे ही लिखें? नहीं मेरे भाई, टू एक प्रेपोजिशन है, उसके बाद में आपका हिम ही आएगा। देन होता तो हम कहते हैं कि हिम की जगह ही लगाओ, लेकिन टू के साथ तो नहीं। आई हैव सिंग, भाई आई हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है, इसीलिए संग लिखना आपको पड़ेगा, ना कि सिंग। सिंग होता है, सेंग होता है और संग होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। मिस्टर सुमन आस्क्ड मी टू पैक माई लगेजेस, बहुत सिंपल है यार, मिस्टर सुमन ने मुझसे पैक करने के लिए कहा लगेजेस। सो लगेज आपका बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट देखेंगे, इस पे तो हमने एक शॉर्ट भी बनाया था, लगेजेस इन्फॉर्मेशन, आपने देखा है वो चिंटू वाला शॉर्ट, जहाँ पे चिंटू बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बना के बोलता है। तो 2-3 क्वेश्चन तो उसी से आगे, एक शॉर्ट से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आ जाइए। नेक्स्ट देखेंगे, कैमल्स टेंड टू मूव स्लोली देन अदर डोमेस्टिक एनिमल्स इन द प्लेन्स। अब जैसे ही देखोगे कैमल सेंटेंस का सब्जेक्ट है, टेंड बेसिकली उनकी टेंडेंसी क्या है, उनकी हैबिट क्या है। उसके बाद में इन्फिनिटिव आ गया टू मूव, उनकी टेंडेंसी है कि वो मूव करते हैं, कैसे मूव करते हैं, स्लोली। देन बेसिकली कंपैरिजन के लिए आ गया। अब देखो यहाँ पे एडवर्ब लगाना था, ये बात सही है, लेकिन अगर देन आ गया तो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब आएंगे। तो स्लोली को अगर कंपैरेटिव डिग्री में लिखना है तो इसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं। हम इसको मोर स्लोली भी लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, और हम इसको स्लोअर भी लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्लोली अकेला गलत हो जाएगा। देन अदर डोमेस्टिक एनिमल्स, अदर इसलिए लिखा है हमने क्योंकि कैमल भी एक डोमेस्टिक एनिमल है, अगर वो भी डोमेस्टिक है तो अदर लगाना हमें नेसेसरी हो जाएगा। ठीक है, सो कौन से पार्ट में एरर है, इस वाले में। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, दीपक इज स्टडिंग बीटेक एट IIT दिल्ली टू बिकम द इंजीनियर।
अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये वैसे आर्टिकल्स ऐसे मतलब क्वेश्चन ऐसे आए थे कि आर्टिकल में एरर बताएं। अगर आर्टिकल में एरर बताने के लिए आया था तो आप आसानी से मार्क ही कर सकते थे, यहीं पे आर्टिकल है। लेकिन मान लीजिए ऐसे डायरेक्शन ना भी हो, सिंपल हो के एरर बताओ सेंटेंस में। सो दीपक सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, स्टडिंग आपकी मेन वर्ब है। इज एम आर के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। क्या स्टडी कर रहा है? बीटेक स्टडी कर रहा है। कहां पे कर रहा है? तो एट प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। क्यों कर रहा है? टू बिकम, बनने के लिए, पर्पस दिखाने के लिए 2+V1 लगा दिया, इन्फिनेटिव लगा दिया। क्या बनने के लिए? इंजीनियर। भाई हम क्या बनना चाहते हैं? द इंजीनियर, एन इंजीनियर, या जैसे हम कहते हैं ना आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, नॉट द टीचर, तो आर्टिकल ए आता है ऐसे केस में। और क्योंकि इंजीनियर में वोवेल साउंड है तो आर्टिकल एन आ जाएगा, है ना, एन इंजीनियर। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई, मतलब इनकरेक्टली यूज आर्टिकल, वही वाला पूछ लिया। मास्टर सैम इज अ हैवीएस्ट नहीं होगा, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल द आता है, सो द हैवीएस्ट। इस प्रकार से डायरेक्शन आती है जो पिछले क्वेश्चन की बताई थी मैंने। अगला आपका जेरी ड्राइविंग होम लेट व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस। देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है, जेरी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आईएनजी वर्ब नहीं आ सकती है। आईएनजी फॉर्म वर्ब की हम तभी लिखते हैं जब बी की कोई फॉर्म आ रखी हो, बी की फॉर्म यानी इज, एम, आर, वॉज, वर। क्योंकि बात पास्ट की चल रही है, टुक प्लेस है, तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे वॉज। सो जेरी वॉज ड्राइविंग होम लेट। लेट यानी, अब देखो ध्यान रखना, ड्राइविंग होम सीधे लिख देते हैं, ड्राइविंग होम बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है, मतलब सॉरी एडवर्ब बन जाता है। होम के साथ में बच्चों को लगता है सर कुछ जगह पे ना एक ब्लैंकेट रूल बना दिया जाता है, बच्चे लोग कह देते हैं कि होम के साथ में प्रेपोजिशन नहीं आएगा। दैट इज नॉट द करेक्ट वे टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, है ना। कॉन्सेप्ट आपका ये कहता है कि होम के साथ में प्रेपोजिशन टू नहीं आएगा। यू गो होम, यू वेंट होम, मतलब गो वेंट जो भी लिखना चाह रहे हो, यू लाइक ड्राइव होम, हम ये कह सकते हैं द लास्ट बस होम, यानी कि टू नहीं लगाते। डेस्टिनेशन के रूप में अगर होम को यूज कर रहे हैं तो अकेला होम यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि होम के साथ में अगर कोई पॉजेसिव केस आ जाए तो प्रेपोजिशन आ जाता है, लेकिन यहां पर कंफ्यूजन आपको होता नहीं है। कंफ्यूज बच्चे तब हो जाते हैं जब वो एट होम लिखा देखते हैं, आई एम एट होम। आप कहेंगे सर हम आई एम होम क्यों नहीं लिख देते हैं? नहीं लिखना चाहिए। हम कहते हैं स्टे एट होम, क्यों नहीं कह देते स्टे होम? जब हम लोकेशन को बताते हैं ना तो ऐसे केस में एट लगा लेते हैं, बाकी टू का प्रयोग नहीं करते, बस इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। सो बेसिकली कौन सा पार्ट में एरर हो जाएगा? तो ये तो सिंपल ही था आपका पहले पार्ट में। नेक्स्ट देखेंगे, द लायंस बिकम वायलेंटली। द लायंस बिकम कैसे हो जाते हैं? तो बिकम आपकी एक लिंकिंग वर्ब है। ये हमारी जो बुक थी ना पॉकेट रॉकेट, इसमें सीधे सीधे हमने ये लिंकिंग वर्ब्स की लिस्ट दी थी कि इनके बाद में एडवर्ब ना लगाएं, एडजेक्टिव लगाएं। सो वायलेंट आपका एडजेक्टिव होता है, वायलेंटली आपका एडवर्ब होता है। सो लायंस बिकम वायलेंट व्हेन द विजिटर्स स्टार्टेड, बिकेम हो जाएगा ये क्योंकि पास्ट है, ठीक है। थ्रोइंग स्टोन्स एट देम, ठीक है, जब उन पे स्टोन्स फेंकना शुरू किया, ये वाला। नेक्स्ट, माई डॉग बार्क्स वेरी लाउडर एट नाइट। अब पहली बात तो देखो वेरी के साथ में ना कभी भी सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती है, वेरी के साथ में हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। सो बेसिकली आपको लिखना चाहिए वेरी लाउडली। क्या लिखना चाहिए? लाउडली, क्योंकि एडवर्ब चाहिए इसीलिए लाउडली आ जाएगा, ठीक है। इस वाले पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखेंगे, द कंपनी स्पेशलाइजेज एट डिजाइनिंग, क्राफ्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सक्यूसिट हाई क्वालिटी फर्नीचर ऑफ एक्सेप्शनल क्राफ्ट्समैनशिप। जैसे आप देखते हो द कंपनी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, स्पेशलाइजेज आपका वर्ब है। स्पेशलाइजेज एट समथिंग नहीं होता, इन समथिंग होता है। स्पेशलाइजेज इन समथिंग, ठीक है। और इन डिजाइनिंग, क्राफ्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? एक्सक्यूसाइड का मतलब होता है बहुत सुंदर, खूबसूरत। हाई क्वालिटी फर्नीचर ऑफ एक्सेप्शनल क्राफ्ट्समैनशिप, तो ये आपका बन जाएगा कौन से पार्ट में एरर है? आप कहोगे कहां गया? ईरा, थर्ड पार्ट में एरर है। अच्छा, बेसिकली इसमें एक चीज और ध्यान जो दे सकते हैं आप, कायदे से नहीं ये कॉमा यहां पे आना नहीं चाहिए था, ठीक है। अगर कॉमा था तो फिर एंड आना चाहिए था, कॉमा नहीं, ठीक है। जब हम दो सेम कैटेगरी के एडजेक्टिव्स लगाते हैं किसी नाउन के पहले तो एंड से जोड़ते हैं, दोनों अलग अलग हों तो फिर बेसिकली हम एंड से मतलब किसी से भी नहीं जोड़ते, नॉर्मली लिख देते हैं। तो या तो कॉमा ही नहीं लगाते, कॉमा लगाया था तो एंड लिखने की जरूरत पड़ती। एक्सक्यूसिट एंड हाई क्वालिटी फर्नीचर, बेसिकली अगर एंड ना लिख के सिर्फ कॉमा हटा देते तो भी काम चल जाता, कोई दिक्कत नहीं। एक्सक्यूसिट हाई क्वालिटी फर्नीचर, एक्सक्यूसिट उसकी बेसिकली फिजिकल क्वालिटी बता रहा है
और ये बेसिकली हाई क्वालिटी का मतलब है उसकी, मतलब ये तो सुंदरता को दिखा रहा है और ये उसकी क्वालिटी हैवी है, मतलब मजबूत है वो वाली चीज। ठीक है, आगे देखेंगे। ही एंड हिज फ्रेंड्स डज नॉट वॉन्ट टू अटेंड द मीटिंग। जैसे देखोगे ही एंड हिज फ्रेंड, ये तो एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो डू नॉट वॉन्ट हमें लिखना चाहिए, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, वाइल आई वॉज वॉकिंग टू द स्टोर माई फ्रेंड्स कॉल्स मी एंड आस्क फॉर अ फेवर। जब मैं बेसिकली वॉक कर रहा था स्टोर के लिए, माई फ्रेंड कॉल्ड, बेसिकली पास्ट की बात है तो कॉल्ड लिखेंगे ना कि कॉल्स मी, है ना, और आस्क नहीं लिखेंगे, आस्क्ड लिखेंगे। सो इस वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, दोनों पास्ट में आ जाएंगे, है ना। नेक्स्ट, प्लीज गो एंड मीट द चेयरपर्सन, शी विल बी अवे फॉर द फ्यू नेक्स्ट डेज। सो प्लीज एक एडवर्ब है, गो से सेंटेंस शुरू हुआ यानी कि V1 है, और ये भी V1 है। गो एंड मीट यानी इंपेरेटिव सेंटेंस है आपका, किसको मिलना है, द चेयरपर्सन, चेयरपर्सन से। सी यानी कि चेयरपर्सन के लिए यूज किया गया, चेयरपर्सन लड़की लेडी हो सकती है, दैट्स मतलब नो ब्रेनर, है ना। सो विल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, बी आपकी मेन वर्ब है, सी विल बी वेयर, अवे, अवे यानी कि दूर होगी, बाहर होगी, कितने दिन के लिए, फॉर पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए फॉर प्रपोजिशन आ गया। द फ्यू नेक्स्ट डेज लिख दिया है। अब आपको ये पता होना चाहिए, ये जो नेक्स्ट है ये ऑर्डिनल है, फ्यू आपका कार्डिनल है, बेसिकली नंबर को बता रहा है फ्यू। अगर कार्डिनल ऑर्डिनल दोनों साथ आते हैं तो ऑर्डिनल पहले आता है और कार्डिनल बाद में, इसीलिए नेक्स्ट फ्यू डेज आपको लिखना चाहिए। ठीक है, सो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये वाला थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, द टीचर आस्क्ड हिम नॉट टू कीप डिस्टर्बिंग द क्लास बट इट हैड नो अफेक्ट। सबसे पहले तो द टीचर सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, आस्क्ड आपकी क्या है, वर्ब है, किसको कहा तो हिम आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखो ये वाला स्ट्रक्चर सही है, नॉट टू, टू और नॉट V1 के बीच में नॉट नहीं लिखते, पहले लिखते हैं, तो ये वाला सही लिखा है शशि ने। ठीक है, टू नॉट टू कीप डिस्टर्बिंग, कीप के बाद में जनरली आपका जीरंड आता है तो कीप का ऑब्जेक्ट हो गया डिस्टर्बिंग, किसको डिस्टर्ब करने की बात कर रहे हैं, द क्लास। ठीक है, फिर कॉमा लगा के कंजंक्शन लगा दिया आपका बट, ध्यान देंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ में कॉमा आ सकता है, बट के साथ तो यूजुअली आता ही आता है। ठीक है, इट आपका बेसिकली उसकी बात की बात कर रहे हैं, हैड यानी कि बेसिकली वर्ब हो गई, और अफेक्ट लिख दिया यहाँ पे। भाई अफेक्ट बेसिकली वर्ब होती है, आपको यहाँ पे किसकी जरूरत है, हेड वर्ब के ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो इफेक्ट आपको लिखना चाहिए, नो इफेक्ट। कौन सा ऑप्शन है ये, माई कलीग ऑलवेज वर्क्स लेटेस्ट देन मी। जैसे आप देखोगे देन आ रखा है तो कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन है, इसीलिए लेटर लिखना चाहिए ना कि लेटेस्ट। ठीक है, इस वाले पार्ट में। नेक्स्ट, ही वॉज बैड इंजर्ड इन द लास्ट मैच। जैसे आप देखोगे तो ही सब्जेक्ट है, वॉज आपका वर्ब है, इंजर्ड आपका एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव आ रखा है तो कैसे इंजर्ड था, तो आप कहोगे ही वॉज बैडली इंजर्ड, बुरे तरीके से इंजर्ड था। सो बैडली इंजर्ड, और कब भाई, इन द लास्ट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला आपका जो क्वेश्चन है, माई सिस्टर एंड आई वर्क वेरी हार्ड। मैं और मेरी सिस्टर बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। नेवरदलेस, अब देखो जैसे देखोगे आई, माई सिस्टर एंड आई, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्क आपकी प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब एकदम सही है। कैसे काम करते हैं, हार्ड, एडवर्ब ऑफ मैनर है, कितना हार्ड, वेरी हार्ड, पॉजिटिव सेंस देता है हार्ड आपका, है ना। फिर आगे सब्जेक्ट आ गया माई ब्रदर, डज आपकी हेल्पिंग वर्ब, नॉट आपकी एडवर्ब ऑफ नेगेशन, डू आपकी मेन वर्ब, डू डज डिड के बाद में V1 आता है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, नहीं करता है, डू का ऑब्जेक्ट हो गया एनी टास्क। और कौन से टास्क की बात कर रहे हैं, जो कि असाइन किए जाते हैं, टास्क दैट आर असाइंड टू हिम। सब सही लग रहा है, लेकिन गलती कहां पे, ये नेवरदलेस आपका कंजंक्टिव एडवर्ब होता है, शुरू से बता रहा हूं। क्या कोई कॉमा लगाया, नहीं, क्या कोई सेमीकोलन लगाया, नहीं। जब कुछ नहीं लगाया तो नेवरदलेस से नहीं जोड़ सकते, ऐसे केस में हमें कंजंक्शन की जरूरत होती है, हमें बट लगा देना चाहिए, बट माई ब्रदर डज नॉट डू एनी टास्क असाइंड टू हिम। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये थे आपके सारे के सारे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन। अगर मेरी भाई वीडियो सही में अच्छी लगी हो आपको तो लाइक शेयर करना बनता है। इतने डिटेल में आपको कहीं पे एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा दैट आई कैन गिव इन राइटिंग, लिख के दे सकता हूं, है ना। तो मेरे भाई अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है हमारा इंग्लिश VOD बैच, भाई बहुत अच्छा बैच है, बढ़िया एक इफेक्टिव बैच है आप सभी लोगों के लिए, जरूर ज्वाइन करें। और सिर्फ 699 रुपए में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में ये बैच आता है। काफी अच्छी हाई क्वालिटी कंटेंट है इसमें, अपडेटेड क्लासेस मिलेंगी आपको, सारी क्लास नोट्स मिलेंगे, टाइप वाइज लेवल वाइज सीट्स मिलेंगी, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, PYQs मिलते हैं, बहुत सारे आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और सिर्फ भाई 699 रुपए में प्री और मेंस दोनों की तैयारी आपको कराई जाती है इसमें। बाकी आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो ये 999 रुपए लाइव बैच है। आप सारे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो हमारे सारे टीचर्स बेहतरीन ढंग से पढ़ाते हैं।
ये आप हमारा कॉम्बो बैच 2699 में 2 साल की वैलिडिटी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं आप मेंस का बैच चेकआउट कर सकते हैं। मेंस में हमने कॉम्प्रिहेंशन स्पेशल भी अलग से लॉन्च किया है, वो भी कर सकते हैं। और ये कॉम्बो बैच भी हमारा 2699 रुपए में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। बाकी मेरे भाई फॉर्मूला बुक एक बार फिर याद दिला दूं, बहुत अच्छी किताब है, सारे क्वेश्चन वहीं से आए, तो रिवीजन के लिए बेस्ट है, इस टाइम पे ले सकते हो। बाकी अगर एक किताब आपको मैं रिकमेंड करूं कि जो कि आपको लेनी ही चाहिए तो वो है इंग्लिश रामबाण। भाई अगर कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे ना, कॉन्सेप्ट बिल्ड अगर आपको करने जीवन में, तो रामबाण सबसे बढ़िया किताब है, ले लेना एक बार, मजा आ जाएगा पढ़ के, ठीक है। बाकी और भी बुक्स हमारी अवेलेबल हैं, चेकआउट कर सकते हैं, सीजीएल वॉरियर, वो क्या प्रैक्टिस बुक और बाकी सारी चीजें, ठीक है। हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, प्रशांत_सोलंकी_इंग्लिश, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। टेलीग्राम चैनल्स हमारे वोकैब वंडर्स बाय प्रशांत सर, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, और व्हाट्सएप चैनल हमारे रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल एंड प्रशांत सोलंकी इंग्लिश। जरूर ज्वाइन करें, में जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे फायदा रहेगा। बाकी ऐसे ही लगातार सॉलिड कंटेंट के साथ में मिलते रहेंगे। अगली वीडियो इंप्रूवमेंट की आने वाली है, तो तब तक इस वीडियो को एकदम वायरल कर दीजिए, हर जगह पहुंचा दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से और बहुत अच्छे से ये वीडियो बनाई गई है। आज के लिए और अभी के लिए रखेंगे इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।